लेकिन हम आज का टॉपिक जो हमारा लीनियर इक्वेशन वो चालू करें। एक क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे नॉर्मल फॉर्म का, नॉर्मल फॉर्म कैनोनिकल फॉर्म जो हमारा पिछला लेक्चर था उसका एक क्वेश्चन देखते हुए चलते हैं ताकि वो हमारा रिवाइज हो जाए, फिर हम पढ़ेंगे आज लीनियर इक्वेशन। तो देखिए क्या क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, फाइंड टू। उम्मीद है आप लोग रिवाइज करते जा रहे होंगे, आगे पार्ट पीछे से पार्ट नहीं चालू होगा। नॉन सिंगुलर matrices P and Q such that PAQ is in the normal form where A is equals to 1 1 1 1 minus 1 minus 1 3 1 1 and find the रैंक ऑफ मैट्रिक्स। आपको क्या निकालना है, यहाँ पे रैंक भी निकालना है। तो क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, फाइंड टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। आपको दो ऐसे नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस निकालना है। कौन कौन से नाम दिया है, पी एंड क्यू। किस तरीके से कि पी ए क्यू, ये जो मैट्रिक्स रहेगा कौन से फॉर्म में आना चाहिए, नॉर्मल फॉर्म में, जहां पे आपको ए की वैल्यू भी दी हुई है। मतलब आपको पी ए क्यू एक फॉर्म बनाना है जहां पे पी ए क्यू की वैल्यू क्या में आना चाहिए, नॉर्मल फॉर्म यानी कैनोनिकल फॉर्म में। यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म लिखे चाहे कैनोनिकल फॉर्म लिखे, कंफ्यूज होना नहीं है। तो चलिए शुरुआत हमेशा हम कैसे करते हैं, हम लोग लिखते हैं जो भी मैट्रिक्स हमको दिया हुआ है उसके साथ। तो हम क्या लिखेंगे, हियर मैट्रिक्स ए। क्या दिया हुआ है आप लोगों को, 1 1 1 1 -1 -1 3 1 1। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपी है, समझा। अब हमको क्या चाहिए, दो मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लीकेशन में, एक प्री मल्टीप्लीकेशन में और एक पोस्ट मल्टीप्लीकेशन में। और ये प्री मल्टीप्लीकेशन और पोस्ट मल्टीप्लीकेशन के बाद क्या आना चाहिए, एक नॉर्मल फॉर्म आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम वैल्यू को कर लेंगे कंसीडर। अब हमको तीन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना, तो हम क्या करेंगे, ए को लिखेंगे I3 A I3। ये क्या लिख रहा हूं समझो। हमको क्या करना है, हमको दो मैट्रिक्स बनाना है, एक P जो प्री मल्टीप्लाई हो रहा है, एक Q जो पोस्ट मल्टीप्लाई हो रहा है। बोल रहा है अगर आप P और Q को मल्टीप्लाई करोगे A में तो ये P A Q कौन से फॉर्म में बनेगा, नॉर्मल फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, हम लोगों को एक चीज मालूम है, हम किसी भी मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो हमेशा वो क्या रहता है, सेम मैट्रिक्स मिलता है ना। जैसे मैंने I3 है, I3 को A से मल्टीप्लाई किया, यानी I3 क्या डिनोट कर रहा है, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 का, 3 क्रॉस 3 का। क्यों, क्योंकि A भी कितने का है, 3 क्रॉस 3 का, तो मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कितने का लूंगा, 3 क्रॉस 3 का। कोई दिक्कत नहीं आता। अब अगर मैं I को A से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा, A को I से मल्टीप्लाई करूंगा क्या मिलेगा, A। तो A इक्वल टू A। मैंने क्वेश्चन कुछ भी चेंज किया क्या, नहीं। अब मेरे पास यहाँ पे एक मैट्रिक्स प्री मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे एक मैट्रिक्स पोस्ट मल्टीप्लीकेशन में। ये पी ए क्यू कब बन जाएगा, ये पी ए क्यू तब बन जाएगा जब ये कौन से फॉर्म में आ जाएगा, नॉर्मल फॉर्म में। यानी आपको क्या करना है, ये लेफ्ट साइड के मैट्रिक्स को लेके आ जाना है नॉर्मल फॉर्म में। जैसे ये लेफ्ट साइड का मैट्रिक्स नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा, ये बन जाएगा पी, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा क्यू। क्या कर रहे समझो, ठीक है। अब आपको एक चीज मालूम है, मैं जब भी कोई भी ऑपरेशन मैट्रिक्स में लगाता हूं, ठीक है, वो अगर लेफ्ट साइड में लगता है तो राइट साइड में भी लगाना पड़ता है। अगर हम राइट साइड में, लेफ्ट साइड में नहीं लगा रहे, राइट साइड में लगा रहे, तो हम यहाँ पे सिमिलर का साइन, इक्विवेलेंट का साइन डालते हैं। याद है आप लोगों को, पिछले इसमें करके आ रहे हैं हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैट्रिक्स ए को लिखेंगे। मैट्रिक्स ए क्या दिया हुआ है हमको यहाँ पे मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 1 1 1 1 -1 -1 3 1 1। ये क्या हो गया, मेरा मैट्रिक्स ए हो गया। I3, I मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 3 मतलब ऑर्डर 3, तो क्या आएगा 1 0 0
0 1 0 0 0 1। उम्मीद है यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ए को छेड़ना नहीं। और यहाँ पे I3 क्या आएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आएगा। क्यों, यहाँ पे ए को क्यों नहीं छेड़ा आपने? आप देखो आपको फॉर्म कौन सा लाना है, P A Q। आपको यहाँ पे बीच में क्या वैल्यू चाहिए, ए, तो हमने बीच में यहाँ पे क्या वैल्यू रखी है, ए। यहाँ पे ये जाएंगे इसको हम क्या बनाएंगे, P। यहाँ पे जाएंगे उसको क्या बनाएंगे, Q। ये P A Q कब बनेगा, जब ये साइड का मैट्रिक्स कौन से फॉर्म में आ जाएगा, नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। तो हमको लेफ्ट साइड के मैट्रिक्स को क्या बनाना है, नॉर्मल फॉर्म। अब एक चीज याद रखना, आप जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करोगे वो यहाँ के एक मैट्रिक्स और यहाँ के दोनों में से किसी एक मैट्रिक्स पे परफॉर्म होगा, क्योंकि यहाँ पे जो चेंजेस लाते हैं मैट्रिक्स कायम है मल्टीप्लीकेशन में, तो इनमें से सिर्फ किसी एक को आप चेंज कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, ये पहला वाला जो मैट्रिक्स है, ठीक है, ये मैं अलग कलर से लिख देता हूं ताकि आपको सिर्फ देख के समझ में आए कि जो पहला वाला मैट्रिक्स है ना, इस पे हम सिर्फ और सिर्फ वो ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे जो हम काय में लगाएंगे, रो में। और जो पीछे वाला है उसमें हम कौन से ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, जो काय में आएंगे, कॉलम में। याद रखेंगे, पक्के में याद रखेंगे। पहले इसमें कौन से ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, जो रो में आएंगे। दूसरे इसमें कौन से ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, जो कॉलम में आएंगे। क्यों, क्योंकि हमको मालूम हमको कौन सा फॉर्म लेके आना है, नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म का एक लौता ऐसे टाइप का क्वेश्चन होता है जहां पे हम रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन साथ में लगाते हैं। नहीं तो हम लोग या तो सिर्फ और सिर्फ रो लगाते हैं या तो सिर्फ और सिर्फ कॉलम लगाते हैं। जब नॉर्मल फॉर्म सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं, उसके बाद कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाते, फिर रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाते, फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाते। कब तक, जब तक हमको यहाँ पे क्या नहीं मिल जाता, एक नॉर्मल फॉर्म नहीं मिल जाता। समझा। तो ये मैट्रिक्स में जब भी मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा तो कौन से मैट्रिक्स को चेंज करूंगा, पहले वाले को। इसमें जब भी मैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा तो यहाँ पे कौन से इसमें चेंज आएगा, दूसरे वाले में। ठीक है, हार्ड लग रहा होगा तो टेंशन लेना क्या नहीं, धीरे धीरे देखते जाओ, समझ में आ जाएगा। अब अगर आप लोगों को नॉर्मल फॉर्म याद होगा, फर्स्ट स्टेप क्या रहती, सबसे पहली वाली वैल्यू को लेके आओ 1। क्या लाना पड़ता, सबसे पहली वाली वैल्यू को 1। ऑलरेडी 1 है तो वो कोई चेंज करने की जरूरत है क्या, नहीं है। नेक्स्ट स्टेप क्या रहती, नीचे वाली वैल्यूज को बनाओ 0। क्या बनाना पड़ता, नीचे वाली वैल्यूज को 0। तो चलिए पटाख से 0 बनाते हैं। क्या करेंगे, R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1। ये तो लॉजिक याद हो गया। अभी कैसे करते हैं, ये बहुत अच्छे से बताया था मैंने कि यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे क्या है 1 है, 1 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा 0, मतलब R2 सब्ट्रैक्ट होगा R1 से, ये R1 है। ठीक है ना, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपी है, समझा। अब हम देखेंगे रो 3। रो 3 में क्या नंबर है, 3। 3 में से मैं कितना सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 0 मिलेगा, 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट करना है। मेरे पास क्या है 1 है, तो मैं क्या करूंगा R3 माइनस 3 टाइम्स R1 करूंगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपी है, समझा, पक्के में, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो क्या मिलेगा आपको, चलो क्या मिलेगा, 1 1 1 जैसा था वैसा। R2 माइनस R1, 1 में से 1 गया, कितना आएगा 0। -1 में से -1 गया, कितना आएगा -2। -1 में से -1 गया, कितना आएगा -2। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपी है। R3 माइनस 3 टाइम्स R1, R3 माइनस 3 टाइम्स R1, तो 3 माइनस 3 इंटू 1, 3 1 जा 3, 3 में से 3 गया 0 आएगा। उसके बाद 1 में से 3 1 जा 3, 1 में से 3 गया -2, 1 में से 3 गया -2। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी क्वेश्चन। मैंने क्या बताया था, रो में चेंज पहले वाले में लाएंगे, दूसरे वाले में किस में चेंज लाएंगे, कॉलम में। तो रो ऑपरेशन लगा रहे तो ये मैट्रिक्स पे लगाओ, क्या मिलेगा, पहले रो में कुछ चेंज लाया क्या, नहीं लाया, तो क्या आएगा 1 0 0। दूसरा क्या, R2 माइनस R1, 0 माइनस 1 -1, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 0 0। कोई भी दिक्कत, R3 माइनस 3 टाइम्स R1, 0 माइनस 3 1 जा 3, 0 माइनस 3 -3, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 1 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, ए और ये जैसा था वैसा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। इस टाइप के क्वेश्चंस है ना, आगे जाके जब हम डायगोनल वाले क्वेश्चंस करेंगे ना, उसमें बहुत सारे रहेंगे। तो अगर नहीं भी समझता तो टेंशन नहीं लेना, आगे जाके इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ना है। लेकिन इसमें कुछ भी ऐसा हार्ड नहीं है जो आपको ना समझे। एक मैट्रिक्स ए था, हमको चाहिए PAQ का फॉर्म, हम डायरेक्ट PAQ यहाँ पे लिख सकते क्या, नहीं लिख सकते। तो हम क्या करेंगे, हमको एक चीज मालूम कि हम मैट्रिक्स ए को अगर कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ चेंज नहीं होगा। मेरे को एक प्री मल्टीप्लीकेशन में चाहिए, एक पोस्ट मल्टीप्लीकेशन में चाहिए,
तो मैंने ऐसे प्री मल्टीप्लाई भी किया, ऐसे पोस्ट मल्टीप्लाई भी किया। यहाँ पे जो 3 लिखा उसका मतलब है ऑर्डर 3। अब मेरे को ये आंसर पी ए क्यू कब मिलेगा? जब ये साइड का मैट्रिक्स काय में आ जाएगा? नॉर्मल फॉर्म में, क्योंकि हमको बोल रहा है पी ए क्यू कौन से फॉर्म में? नॉर्मल फॉर्म में। तो ये जैसे ही यहाँ पे जो हमने ए लिखा है ना, वो जैसे ही नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा तो ये बन जाएगा पी, ये ए, ये क्यू। यहाँ पे ए को चेंज करना है क्या? नहीं, क्योंकि आंसर में ए है तो मैं ए को वैसा ही रखूंगा। मैं किसको चेंज करूंगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। अब मेरे को मालूम है जब भी नॉर्मल फॉर्म लगाता हूं तो नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है? नॉर्मल फॉर्म में एक बार रो लगता है, एक बार कॉलम लगता है। तो जब मैं रो लगाऊंगा तो पहले मैट्रिक्स आइडेंटिटी में चेंज करूंगा, जब मैं कॉलम लगाऊंगा तो दूसरे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करूंगा। समझ रहा है पक्के में? याद रखना, इधर अगर एक बार आपने रो लगाया तो इधर किसी एक ही मैट्रिक्स में आप रो लगा सकते हो, क्योंकि मैट्रिक्स का एम है मल्टीप्लीकेशन में। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है। अब देखो फर्स्ट स्टेप आपने कर लिया। यहां पे क्या ला लिया? 1 ला लिया। यहां पे क्या ला लिया? 0 ला लिया। एक बार रो का पहले 1 आ गया, उसके नीचे दोनों 0 आ गया। अब किस पे जाते? कॉलम में। अब ये जो कॉलम के पहले पहले वैल्यूज है इनको भी क्या बनाओगे? 0 बनाओगे। तो कौन से इसका ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे? कॉलम का। तो कॉलम 2 चेंजेस टू, यहाँ पे तो 1 है, 1 में से बन जाएगा 0, 1 में से बन जाएगा 0। तो C2 चेंजेस टू C2 माइनस C1, C3 चेंजेस टू C3 माइनस C1। सोपी है? समझ रहा पक्के में? पहले कॉलम में कोई चेंज नहीं आ रहा तो उसको वैसे लिखो 1 0 0 आएगा। अब क्या करना है? C2 माइनस C1, सॉरी C2 माइनस C1। 1 में से 1 गया 0, -2 में से 0 गया -2, -2 में से 0 गया -2। उसके बाद क्या करते? यहां पे क्या लाते वैल्यू को? यहां पे वैल्यू को लाते हैं 0। तो 1 में से 1 गया, कितना आएगा? 0। -2 में से 0 गया तो कितना आएगा? -2। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब यहाँ पे कहां पे चेंज ला रहे? कॉलम में। तो पहले इसमें कुछ भी चेंज करेंगे नहीं, पहले वाले में तो हम सिर्फ क्या चेंज लगाएंगे? रो वाला। तो उसको वैसे लिखो 1 0 0 -1 1 0 0 0, सॉरी -3 0 1। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? उसके बाद क्या आता? ए। उसके बाद चलो हमको क्या करना है? यहाँ पे कॉलम में चेंज लाना है। पहले कॉलम में कुछ चेंज आ रहा क्या? नहीं, तो उसको वैसे लिखो 1 0 0। फिर उसके बाद क्या है? C2 माइनस C1। 0 में से 1 गया, कितना आएगा? -1। 1 में से 0 गया 1, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 1 गया -1, 0 में से 0 गया 0, 1 में से 0 गया 1। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहती? आप यहाँ पे क्या बनाते हो? 1 बनाते हो। क्या बनाते हैं? यहाँ पे 1 बनाते। कोई दिक्कत, कोई डाउट? सोपी है, समझा पक्के में? तो चलिए यहाँ पे अब क्या बनाएंगे हम लोग? 1 बनाएंगे। 1 बनाने के लिए क्या करना है? -2 से डिवाइड करो, या तो फिर आप यहाँ पे एक और चीज कर सकते हैं। क्या? आपको देखो यहाँ पे भी -2 दिख रहा है, यहाँ पे भी -2 दिख रहा है। हमको इतना मालूम है, हम यहाँ पे 1 बनाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप रहती है यहाँ पे 0 बनाओ। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे तो डायरेक्ट अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ऑलरेडी काम तमाम है इसका। तो क्या करते हैं? पहले ही चीज को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, है ना? क्योंकि नेक्स्ट स्टेप तो हमारे यहाँ पे 0 बनाने वाले रहेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? R3 चेंजेस टू R3 माइनस R2, है ना? एकदम रिजिड होके जाना क्या? नहीं। जहां पे भी आपको दिखा, थोड़ा सा अगर हम स्मार्ट वर्क करेंगे हमारा काम आसानी से हो जाएगा, तो उसको आसानी से कर लेना। अभी अगर इसको यहाँ पे 2 से डिवाइड करोगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा? डिवीजन में 2 आ जाएगा। फिर जब इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करोगे, फिर वो 2 का झंझट पालना पड़ेगा। इससे अच्छा क्या करो? पहले इसको हटा दो रास्ते से, फिर 2 से डिवाइड करना। समझ रहा है? पक्के में समझ रहा है? तो R3 गया R3 माइनस R2, तो क्या मिलेगा जी आपको? 1 0 0 0 -2 अब देखो यहाँ पे 0 में से 0 गया 0, -2 में से -2 गया 0, -2 में से -2 गया 0। समझा? माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 -2 0 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इज इक्वल टू यहाँ पे क्या मिलेगा? पहली रो जैसी थी वैसा, दूसरी रो जैसी थी वैसा, तीसरी रो में चेंज आएगा क्या? R3 माइनस R2, -3 माइनस ऑफ -1 यानी -3 + 1 कितना आएगा? -2। 0 -1 -1, 1 - 0 1। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? A 1 -1 -1 0 1 0 0 0 1। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? उसके बाद यहाँ पे क्या बना लो? 1 बना लो। 1 बनाने के लिए बस क्या करना है? डिवाइड बाय -2 करना है, तो कर लो। R2 चेंजेस टू R2 डिवाइड बाय
-2। R2 को -2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। तो क्या मिलेगा आपको? 1 0 0 0 1 1, क्योंकि -2 कैंसल और क्या आएगा? 0 0 0। सेम चीज यहाँ पे भी करना पड़ेगा आपको। चलिए कीजिए। R2 को डिवाइड करना है कैसे? -2 से। तो क्या मिलेगा आपको? 1 0 0 माइनस माइनस कैंसल तो आएगा 1/2 माइनस 1/2, 0 से डिवाइड हुआ तो 0 -2 -1 1 इंटू ए। कॉलम में कोई चेंज लाया क्या? नहीं, तो कॉलम को वैसे ही लिखो 1 -1 -1 0 1 0 0 0 1। यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है करके मैं इतना पास लिख रहा हूँ। पेपर में थोड़ा स्पेस बना के लिखना, ठीक है? बहुत गंदा दिखता है नहीं तो ऐसा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब देखिए हमको क्या चाहिए। अगर आपको याद होगा हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 1 बनाते, बन गया। उसके नीचे 0 चाहिए, उसके नीचे 0 चाहिए, आ गया, आ गया। यहाँ पे 1 बनाते, बन गया। उसके नीचे 0 चाहिए, यहाँ पे 0 चाहिए। मतलब अब यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा हमको? 0। क्या बनाना पड़ेगा यहाँ पे हमको? 0। कैसे बनाएंगे जी? बस कॉलम 2 को कॉलम 3 से सब्ट्रैक्ट कर दो तो बन जाएगा। तो चलिए क्या लिखेंगे यहाँ पे? C2 चेंजेस टू C2 C3, कॉलम 3 में लाना है ना चेंज, तो C3 चेंजेस टू C3 माइनस C2, क्योंकि 1 में से 1 जाएगा तो क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। तो चलिए क्या मिलेगा आप लोगों को? आपको यहाँ पे मिलेगा 1 0 0 पहली कॉलम। दूसरी कॉलम में चेंज है क्या? नहीं, तो 0 1 0। 0 में से 0 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 0 में से 0 गया 0। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? ये जैसा था वैसा, क्योंकि कॉलम में चेंज ला रहे। कॉलम में चेंज लाएंगे तो आगे वाले पे चेंज आएंगे, पीछे वाले पे, पीछे वाले पे, तो आगे वाले को वैसा ही लिख दो। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है, समझा पक्के में? सच में समझा? पक्के में समझा? पक्के में? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? ये जैसा था वैसा। यहाँ पे क्या करना है जी? तीसरा कॉलम माइनस दूसरा कॉलम, तो पहली कॉलम को वैसे लिखो 1 0 0, दूसरे कॉलम को भी वैसे लिखो -1 1 0। क्या है? C3 माइनस C2। C3 क्या है? -1 -1 माइनस ऑफ -1 यानी -1 + 1 कितना आ जाएगा? 0। 0 में से 1 गया तो कितना आएगा? -1। 1 में से 0 गया तो 1। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? ये अब कौन से फॉर्म में आ गया? नॉर्मल फॉर्म में आ गया। आया क्या नॉर्मल फॉर्म में? पक्का आ रहा है नॉर्मल फॉर्म में? किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट? देखिए कौन से फॉर्म में आ गए। ये कौन से फॉर्म में आ गया? दिख रहा है क्या? पक्के में दिख रहा है। ये क्या बन गया? 1 0 0 1, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कितने ऑर्डर का? ऑर्डर 2 का। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? I2। ये क्या हो गया? O, यानी नल मैट्रिक्स। ये भी O, ये भी O, इक्वल टू 1 0 0 1/2 -1/2 0 -2 -2 1 A 1 -1 0 0 1 -1 0 0 1। आया? कौन से फॉर्म में आ गया? कौन से फॉर्म में आ गया? कौन सा फॉर्म बोलते हैं इसको? नॉर्मल फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म। तो आप लिखेंगे विच इज इन नॉर्मल फॉर्म, क्योंकि क्वेश्चन में नॉर्मल फॉर्म बोला, मैंने क्या लिखा? नॉर्मल फॉर्म। अगर बोलता था कैनोनिकल फॉर्म तो मैं क्या लिखता था? कैनोनिकल फॉर्म। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मेरी फोटो आ रही है? अब दिख रहा होगा? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोफी यहाँ तक समझा पक्के में? ये मैंने क्या लिखा? I2 लिखा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझा यहाँ तक? तो मैं इसको ऐसा लिख सकता I2 0 0 0, पहले वाले को लिख दो P A Q। आ गया? जैसे ये नॉर्मल फॉर्म में आ गया तो मैं क्या लिख सकता इसको? पहले वाले को P A और Q, क्योंकि क्वेश्चन में दिया था P A Q कौन से फॉर्म में? नॉर्मल फॉर्म में। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? वेयर P क्या बनेगा? पहला वाला मैट्रिक्स क्या है? 1 0 0 1/2 -1/2 0 -2 -2 1। एंड कोशिश करना ऐसा एंड ना लिखो पेपर में, ऐसा AND एंड पूरा लिखो, ठीक है? Q क्या आएगा? बाद वाला 1 -1 0 0 1 -1 0 0 1। एंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स A कितना आएगा जी? रैंक ऑफ मैट्रिक्स A क्या रहता?
ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म में ऑर्डर कितना आ रहा है 2, तो रैंक कितना आएगा 2। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है, समझा पक्के में? सच में समझा, पक्के में समझा? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? जिनको नहीं समझा प्लीज एक और बार क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर से देखिए, कैसा करना है ये आपको समझ में आना चाहिए। क्या बोल रहा है? फाइंड टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P and Q such that PAQ is in normal form। आपको बोल रहा है आपको PAQ कौन से फॉर्म में लाना है? नॉर्मल फॉर्म में, जहां पे A मैट्रिक्स की वैल्यू दिया हुआ है, फिर उसके बाद निकालना है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। कौन से रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालना है? रैंक ऑफ मैट्रिक्स A निकालना। जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका रैंक निकालना पड़ता है, ठीक है। तो हियर A क्या दिया हुआ है? 1 1 1 1 -1 -1 3 1 1। अब हमको यहाँ पे A के साथ एक वैल्यू प्री मल्टीप्लाई दिख रही है, एक वैल्यू पोस्ट मल्टीप्लाई दिख रही है। अब हम डायरेक्ट आंसर में किसी को भी प्री मल्टीप्लाई पोस्ट मल्टीप्लाई कर सकते क्या? नहीं, हमको वही लॉजिक लगाना है जो मैट्रिसेस में चलता है। कौन सा चलता है? हम किसी भी मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से प्री मल्टीप्लाई करें चाहे पोस्ट मल्टीप्लाई करें, हमें हमेशा क्या मिलता है? वो सेम मैट्रिक्स मिलता है। तो मैंने क्या लिखा? A को लिखा I3A I3। क्या लिखा? I3A I3। 3 क्यों लिखा यहाँ पे? क्योंकि मैं ये बता रहा हूं आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का है? 3 क्रॉस 3 का। कितने ऑर्डर का है? 3 क्रॉस 3 का, क्योंकि A भी कितने का है? 3 क्रॉस 3 का। अगर इनको मल्टीप्लाई करना है तो ऑर्डर सेम रखना पड़ेगा, तो मैंने लिखा 3 क्रॉस 3 का। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है, समझा पक्के में, सिंपल सोबर, कोई दिक्कत? समझ रहा है पक्के में? तो A की वैल्यू मिली I3A I3। क्यों लिखा समझा? क्योंकि मेरे को एक वैल्यू सामने वाली P बनाना है, दूसरी वैल्यू पीछे वाली Q बनाना है। अब ये PAQ इस फॉर्म में कब आएगा? बोल रहा है PAQ कौन से फॉर्म में? नॉर्मल फॉर्म में। और आपको मालूम I3A A3 का ऐसे इक्वल है A से, मतलब ये PAQ तब बनेगा जब आप ये A को काय में कन्वर्ट कर दोगे? नॉर्मल फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? नॉर्मल फॉर्म में। और नॉर्मल फॉर्म किस तरीके का रहता है? कुछ इस तरीके का कि वहां पे क्या दिखना चाहिए? I की वैल्यू। यहाँ पे 0 आए ना आए, यहाँ पे 0 आए ना आए, यहाँ पे 0 आए ना आए, इससे कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं, बस यहाँ पे क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब मेरे को मालूम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए मैं कभी रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा और कभी कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा, क्योंकि नॉर्मल फॉर्म एक ऐसा टाइप का क्वेश्चन रहता है जहां पे आप नॉर्मल फॉर्म बनाने के लिए रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन एक साथ लगा सकते हैं। तो मैं जब भी रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा मैं प्री मल्टीप्लीकेशन वाले पे चेंज करूंगा, यानी पहले वाले मैट्रिक्स पे चेंज करूंगा। और जब भी मैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा तो मैं पोस्ट मल्टीप्लीकेशन वाले मैट्रिक्स में चेंज लेके आऊंगा, यानी पहले मैट्रिक्स पे रो लगेगा, आखिरी वाले मैट्रिक्स पे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सोपी है। और एक चीज याद रखना, जब भी ऐसा इक्वल टू का क्वेश्चन रहा और मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में रहा, यहाँ पे जो ऑपरेशन लगता है सेम ऑपरेशन लेफ्ट साइड का ऑपरेशन राइट साइड में लगता है। बस यहाँ पे एक बार लगाया तो यहाँ पे भी किसी एक पे ही लगाना, दो पे लगाना नहीं। समझा पक्के में? करके मैंने आपको पहले ही बता दिया, जब इधर रो पे ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा तो मैं पहले मैट्रिक्स को चेंज करूंगा, जब यहाँ पे कॉलम पे ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा तो मैं दूसरे मैट्रिक्स पे चेंज करूंगा। पहली स्टेप यहाँ पे 1 ला लेते ताकि हमारे लिए क्वेश्चन आसान हो जाए, तो हमने यहाँ पे क्या ला लिया? 1 ला लिया। उसके बाद इसके नीचे 1 के नीचे हमेशा क्या बनाते हैं? 0। पहले 1 के नीचे 0 बनाएंगे, फिर 1 के बाजू में 0 बनाएंगे। तो 1 के नीचे 0 बनाने के लिए R2 माइनस R1, R3 माइनस 3 टाइम्स R3 R1 किए। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो क्या मिलेगा? 1 0 0 1 माइनस 2 माइनस 2 1 माइनस 2 माइनस 2। यही चेंज मैंने कहाँ पे लेके आया? यहाँ पे रो में लेके आया। कोई दिक्कत, कोई डाउट? एक बार यहाँ पे 0 0 बन गया, फिर उसके बाद मेरा अगला टारगेट क्या आएगा? कॉलम। अब कॉलम में क्या लाना है? 0, मतलब C2 माइनस C1, C3 माइनस C1 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो C2 चेंजेस टू C2 माइनस C1, C3 चेंजेस टू C3 माइनस C1 लगाया, आ गया। अब देखो मैंने जब रो में ट्रांसफॉर्मेशन लगाया था यहाँ पे रो पे, तो मैंने राइट हैंड साइड में पहले मैट्रिक्स पे चेंज लाया। अब मैं कहां पे लगा रहा हूं? कॉलम पे लगा रहा हूं। तो मैंने कौन से मैट्रिक्स पे चेंज लेके आया? आखिरी वाले मैट्रिक्स में। कोई भी दिक्कत? फिर उसके बाद मेरे को क्या दिखा? मेरी नेचुरल स्टेप से जाऊं तो अगली स्टेप क्या रहनी चाहिए? मेरे को यहाँ पे बनाना है 1, ठीक है। लेकिन मेरे को ये मालूम है मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का अगर सीक्वेंस चेंज करूं, ये याद रखना, ठीक है। रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन की अगर मैं सीक्वेंस चेंज करूं तो मेरे फाइनल आंसर में कोई चेंज होता नहीं है। मतलब कि मैं यहाँ पे पहले 1 बना के फिर सब्ट्रैक्ट करूं, चाहे पहले सब्ट्रैक्ट करके फिर 1 बनाऊं, मेरा आंसर चेंज होगा
नहीं, तो इसका फायदा उठाएंगे क्योंकि मेरे को दिख रहा है यहाँ पे -2 यहाँ पे -2 जैसे ही सब्ट्रैक्ट करूंगा नीचे 0 बन रहा, आसानी से बन रहा, दिमाग लगाने की जरूरत पड़ रही क्या? नहीं। तो दिमाग लगाना क्या ज्यादा का? नहीं, लाना 0। कैसे करेंगे? R3 चेंजेस टू R3 माइनस R2, तो -2 में से -2 गया 0, -2 में से -2 गया 0, बन गया। यहाँ पे भी कोई झंझट पालना पड़ा क्या? नहीं, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दिए, कोई दिक्कत कोई डाउट। रो पे चेंज आया तो यहाँ पे किए। फिर उसके बाद मेरे को क्या चाहिए था? अब यहाँ पे चाहिए था वैल्यू 1, तो क्या करूंगा मैं? इस रो को डिवाइड कर दूंगा -2 से, तो R2 चेंजेस टू R2 बाय -2। जैसे ही -2 से चेंज किए क्या बन गया यहाँ पे आपका बन गया 1 0 0 0 1 1 0 0 0। अब 1 के नीचे 0 लाते, नीचे तो 0 आ गया, बाद में कहां पे लाते? बगल में, तब बगल में लाना है 0। तो क्या करेंगे? यहाँ पे कॉलम पे लाएंगे चेंज C3 माइनस C2, तो C3 चेंजेस टू C3 माइनस C2। जैसे ही कॉलम में चेंज लाओगे, आपने कॉलम का लगाया तो कहाँ पे चेंज करोगे? आखिरी वाले मैट्रिक्स में किए। जैसे ही ये किया, यहाँ पे क्या मिला? 1 0 0 0 1 0 0 0 0। ये तो 0 आ गया, लेकिन देखो यहाँ पे 1 0 0 1 क्या दिख रहा है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कितने ऑर्डर का? ऑर्डर 2 का। तो आपने लिखा I2 और बाकी सबको कैसे डिनोट कर दिया? 0 से या O से। जो आपको बोलना है, 0 बोलना है 0 बोलो, O बोलना है O बोलो। क्या है यहाँ पे? O क्या डिनोट करता है? नल मैट्रिक्स, कोई भी ऑर्डर का। उससे ऑर्डर से कोई मतलब आता क्या? नहीं। कोई दिक्कत कोई डाउट? अब देखो ये कौन से फॉर्म में आ गया? नॉर्मल फॉर्म में, तो विच इज इन नॉर्मल फॉर्म, यानी I2 0 0 ये का की वैल्यू होगी PAQ की, क्योंकि हमको बोला था जैसे ही नॉर्मल फॉर्म में आया तो ये क्या बन जाएगा? PAQ। पहली वाली वैल्यू P बन गई, लास्ट वाली वैल्यू Q बन गई। और हमको निकालना था रैंक। रैंक ऑफ मैट्रिक्स से क्या रहता? जब भी नॉर्मल फॉर्म बना, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, यहाँ पे आपको रैंक ऑफ मैट्रिक्स, अगर यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया ना क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है, अगर उसने ऐसा क्वेश्चन लिखा है फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, तो आप क्या लिखेंगे? देयरफॉर रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, जैसा मैंने लिखा। लेकिन यहाँ पे देखो उसने कोई भी मैट्रिक्स का नाम मेंशन किया है क्या? फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ऐसा ही लिखा हुआ है, तो हम लोग आंसर भी वैसा ही लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? एंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज, क्या आएगा? रैंक ऑफ मैट्रिक्स 2। ऐसा क्यों लिखा मैंने? क्योंकि ये क्वेश्चन में है ना, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए ये कितना आता है? 2। और रैंक ऑफ मैट्रिक्स PAQ ये भी कितना आता है? 2। देखो PAQ को भी सॉल्व किया तो क्या आ रहा है? आंसर 2 आ रहा। और ये वाली वैल्यू है, ये कब मिली आपको? जब आपने ये मैट्रिक्स को सॉल्व किया, किसको? ए को। ए पे लगाया पूरा ऑपरेशन, तब भी कितना आ रहा है? रैंक 2 आ रहा है। तो हमको क्या पूछा है हमको मालूम है क्या? नहीं। तो हम थोड़ा सा स्मार्टली डील करेंगे कि हम क्या लिख देंगे कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज 2। भाई तूने जो मैट्रिक्स पूछा था उसका रैंक क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट? सोपी है, समझा पक्के में? कोई दिक्कत नहीं कोई डाउट नहीं। उम्मीद है सबको वाला टॉपिक समझ में आया होगा। तब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है इससे रिलेटेड तो आप प्लीज, मैंने इंस्टाग्राम की आईडी मेंशन करके रखा हूं, आप उस पर मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हैं। शर्माना नहीं, शर्म करके कोई फायदा होगा नहीं। मैसेज कर लेना, जो भी डाउट रहा वो मैं क्लियर करा दूंगा आपका। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर, जो है हमारा लीनियर इक्वेशंस। क्या है हमारा नया टॉपिक? लीनियर इक्वेशंस। अब इसमें दो टाइप के इक्वेशन होते हैं, एक होता है नॉन होमोजीनियस और एक होता है होमोजीनियस। तो हम पहले जो पढ़ेंगे नॉन होमोजीनियस रहेगा, उसके बाद जो पढ़ेंगे वो होमोजीनियस रहेगा। तो थोड़े से नोट्स बना लो जो आपको काम देंगे जब आप पढ़ोगे। वैसे तो इसकी जरूरत पढ़नी नहीं चाहिए आपको, सिर्फ जो एक टेबल बनाएंगे वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन लिख लो, है ना? आपको ऐसा लगेगा नहीं तो आत्म शांति नहीं होंगे कि मास्टर बरोबर पढ़ा रहा कि नहीं, करके लिख लो थोड़ा सा। मैट्रिक्स form of given system of equations is written as AX equal to B, where A
is the coefficient matrix of system of equations which is called non-homogeneous system of इक्वेशन। एक चीज याद रखना, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन तब रहता है जब इक्वेशन के इक्वल टू कोई ना कोई कांस्टेंट की वैल्यू रहती है, जो हम यहाँ पे कैसे डिनोट कर रहे हैं, बी से। अगर यहाँ पे इक्वल टू जीरो हो जाए, ठीक है, यानी कोई भी कांस्टेंट वैल्यू ना आए, तो वो कौन सा सिस्टम रहेगा, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। यहाँ पे जीरो आ रहा है क्या, नहीं, यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट बी आ रहा है, तो हमने उसको कैसे क्या बोलेंगे, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। याद रखेंगे पक्का। यहाँ पे हमेशा आप लोगों को एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है यहाँ पे, हमेशा एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। याद रखना, हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं A:B से। कैसे डिनोट करते हैं, A:B से। याद रखेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या था, A:B, यानी पहले पूरा मैट्रिक्स A लिखो, उसके बाद पूरा मैट्रिक्स B लिखो। ये इस2 का मतलब सिर्फ इतना है कि पहले पूरा मैट्रिक्स A लिखो, फिर उसके बाद पूरा मैट्रिक्स B लिखो। इसका और कोई मतलब है क्या, नहीं। अब यहाँ पे आपको कुछ कंडीशंस करनी है याद, ठीक है, जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ का। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, आपको क्या याद करना है यहाँ पे। ये टेबल बना लो थोड़ा सा। और ये टेबल को मार लेना रट्टा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि चलो, तो जो पहली चीज आपको यहाँ पे याद करनी है वो क्या है, एक कंडीशन जो है, जब रैंक ऑफ मैट्रिक्स A:B यानी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक ये इक्वल रहेगा रैंक ऑफ मैट्रिक्स A से, जो इक्वल रहेगा नंबर ऑफ वेरिएबल्स से। वेरिएबल्स क्यों, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, इक्वेशंस देख रहे हैं। जब भी इक्वेशन देखेंगे तो वहां पे कुछ ना कुछ रहेंगे वेरिएबल, जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया, p q r s, कुछ तो भी हो गया। याद रखेंगे ये क्या रहते हैं, वेरिएबल। तो अगर रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ये इक्वल हो जाए रैंक ऑफ मैट्रिक्स A से, यानी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स से ये इक्वल हो जाए नंबर ऑफ वेरिएबल से, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये हो जाता है कंसिस्टेंट। क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। और यहाँ पे हमको जो सॉल्यूशन मिलेगा वो कैसा मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन। याद रखेंगे, जब रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ये इक्वल हो जाए रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स से, ये इक्वल हो जाए नंबर ऑफ वेरिएबल से, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसा रहेगा, कंसिस्टेंट। सॉल्यूशन कैसा मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन। दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है, अगर रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स यानी रैंक ऑफ A:B ये इक्वल हो जाए रैंक ऑफ A से, यानी रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स से, लेकिन ये दोनों लेस देन रहे नंबर ऑफ वेरिएबल से। कैसे लेस देन है ये,
नंबर ऑफ वेरिएबल्स से। कैसे लेस देन है? नंबर ऑफ वेरिएबल से। तो जब रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक सेम रहे लेकिन वो लेस हो जाए नंबर ऑफ वेरिएबल से, तब भी हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसा रहेगा? कंसिस्टेंट। बट इस केस में हमारे पास कैसे सॉल्यूशन मिलेंगे? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। कैसे सॉल्यूशन मिलेंगे? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और तीसरा सबसे आसान, अगर रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ये इक्वल नहीं आए रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो जाएंगे इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट कैसे हो जाएंगे वो? इनकंसिस्टेंट। और यहां पे क्या मिलेगा? नो सॉल्यूशन। ये आपको याद करना पड़ेगा यार टेबल। ये टेबल याद हुए बिना आगे के क्वेश्चन सॉल्व होंगे नहीं। तो क्या याद रखना है? पहला, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स अगर ये इक्वल आ जाए रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए से, जो इक्वल आ जाए नंबर ऑफ वेरिएबल से, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसे हो जाएंगे? कंसिस्टेंट। सॉल्यूशन कैसा मिलेगा? यूनिक सॉल्यूशन। रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ये इक्वल आ जाए आपका रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स से, लेकिन अगर लेस देन आ जाए नंबर ऑफ वेरिएबल से, सिस्टम अभी भी कैसा मिलेगा? कंसिस्टेंट। लेकिन यहां पे कैसे सॉल्यूशन मिलेंगे? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। उसके बाद अगर रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स अगर ये डिफरेंट आ जाए तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? सिस्टम कैसा हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट। ठीक है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसा हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट। और सॉल्यूशन कैसा रहेगा? नो सॉल्यूशन। यानी यहाँ पे कोई सॉल्यूशन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो चलिए अब इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है ये देखते हुए चलते हैं। उम्मीद है टेबल आपको याद रहेगा, और अगर अभी याद नहीं भी हुआ है तो टेंशन लेना क्या, सर पीटना क्या नहीं, आगे जाते जाते याद हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्वेश्चन देखते देखते याद हो जाएगा। तो हम देखते हैं हमारा आज का इस टॉपिक से रिलेटेड पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। शो दैट द फॉलोइंग system of equation is inconsistent। आगे का क्वेश्चन लिखने के पहले सॉल्यूशन सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या करना है? प्रूव इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट कब होता? जब रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स दोनों कैसे आते? नॉट इक्वल, यानी डिफरेंट आने चाहिए। अगर इक्वल आया तो क्या हो जाता है? कंसिस्टेंट। यहां पे हमको क्या दिखाना है? ये क्या है? इनकंसिस्टेंट है। अब इनकंसिस्टेंट बोले चाहे बोले हैज नो सॉल्यूशन, दोनों याद रखना। ऐसा भी बोल सकता है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, या तो पूछ सकता है नो सॉल्यूशन, क्योंकि अगर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है तो उसका सॉल्यूशन निकलता नहीं है। याद रखेंगे पक्के में। क्या इक्वेशन दिया हुआ है? x माइनस 4y प्लस 7z इक्वल टू 8, उसके बाद 3x प्लस 8y माइनस 2z इक्वल टू 6 एंड 7x माइनस 8y प्लस 26z इक्वल टू 31। चलिए अब देखो, अब होता है इंपॉर्टेंट पार्ट चालू। ठीक है यार, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वैसे इससे पहले वाले टॉपिक भी इंपॉर्टेंट थे, मैं ये नहीं बोल रहा कि नहीं थे। अभी जैसे आपने वो सब चीज़ें पढ़ा, नॉर्मल फॉर्म, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उससे पहले जो पढ़ा इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ से असली न्यूमेरिकल वाली चीज़ें चालू हो रही है, जो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो कैसा लिखना है, बहुत सोपी चीज़ है। सॉल्यूशन मास्टर ने क्या बताया था? पहले जो चीज दी रहती है उसको सिस्टमैटिकली लिखो। क्या बोल रहा है? शो दैट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, यानी जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ये कैसी है? इनकंसिस्टेंट। तो सबसे पहले लिखो सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है। तो आप लिखेंगे द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज,
क्या लिखे, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज, जो इक्वेशन दिए एक के नीचे एक लिखो कि x के नीचे x ही आना चाहिए, y के नीचे y, z के नीचे z, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट। क्या इक्वेशन, x माइनस 4y प्लस 7z इक्वल टू 8। उसके बाद 3x प्लस 8y माइनस 2z इक्वल टू 6। लास्ट 7x माइनस 8y प्लस 26z इक्वल टू 31। कोई दिक्कत, कोई डाउट? ये क्या दी हुई है आपको, इक्वेशन। आपको प्रूव करना है कैसी है, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट किसका टॉपिक है, मैट्राइसेस का। तो आप इसको कौन से फॉर्म में लिखोगे, मैट्राइसेस के फॉर्म में। तो नेक्स्ट स्टेप आपकी रहेंगी राइटिंग अबव इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म वी गेट। क्या किया आपने इन इक्वेशंस को लिखा मैट्रिक्स के फॉर्म में। कैसे लिखेंगे, पहले पूरे एक आपको कॉलम लिखना है, किसका, x का। x के सामने क्या है, कुछ नहीं है, तो क्या है 1, तो क्या आएगा 1 3 7। देखे लाइन से लिखने को क्यों बोल रहा था। उसके बाद क्या आएगा, चलिए बताइए, y पूरा क्या आएगा -4 8 -8। उसके बाद क्या लिखेंगे, पूरा z क्या आएगा 7 -2 26। कोई दिक्कत, कोई डाउट? उसके बाद आप लिखेंगे वेरिएबल, कौन कौन से वेरिएबल है, 3 x y और z। तो आप लिखेंगे x y z। उसके बाद इक्वल टू जितने कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट, 8 6 31। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? ये कौन से फॉर्म में आ गया, ax इक्वल टू b। तो आप लिखेंगे विच इज इन द फॉर्म ऑफ ax इक्वल टू b। कौन से फॉर्म में है वो, ax इक्वल टू b के फॉर्म में। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपिए, समझा पक्के में। अब आप निकालेंगे यहाँ पे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। याद रखना हमेशा जब भी कोई भी इक्वेशन का क्वेश्चन आए तो आपको कौन सा मैट्रिक्स लेना है, यहाँ पे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो आप लिखेंगे कंसीडर द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। मैंने बताया ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं, हाँ जी बताया। कैसे बताया, A:B। कैसा लिखते, A:B। ए मैट्रिक्स क्या है यहाँ पे, 1 -4 7 3 8 -2 7 -8 26 is to मतलब यहाँ पे बना दो डॉट। क्या अब कौन सा मैट्रिक्स आएगा, बी। बी मैट्रिक्स क्या है, 8 6 31। उम्मीद है समझाऊंगा। क्या लिखना है, कंसीडर द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स कंसीडर करोगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। कैसे लिखते, A:B। तो पहले पूरा मैट्रिक्स A लिखो, डॉट डॉट डॉट, पूरा मैट्रिक्स B लिखो। अब हमको निकालना है रैंक। रैंक तो हमने एक्लॉन फॉर्म में देखे थे। क्या करते, यहाँ पे 1 लाते, यहाँ पे उसके नीचे 0, फिर उसके बाद यहाँ पे 1 लाते, उसके नीचे 0। देखते कितने नॉन जीरो रो है या कितने पाइवट एलिमेंट है। जितने नॉन जीरो रो, जितने पाइवट एलिमेंट, वो क्या रहेगा, उसका रैंक रहेगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है, समझा पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा? तो चलिए बताइए क्या मिलेगा। 1 तो है यहाँ पे, उसके नीचे क्या लाना है, 0। उसके नीचे क्या लाना है, 0। तो चलिए बताइए, पहले रो 2 में चेंज आएगा तो क्या आएगा, रो 2 चेंजेस टू रो 2 माइनस 3 में से 3 काटना है तो क्या आएगा, 3 टाइम्स R1 आएगा। उसके बाद रो 3 में चेंज आना है, क्या करना है, 7 में से 7 काटना है तो क्या आएगा, रो 3 माइनस 7 टाइम्स R1 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो बताओ हमको। A:B इज इक्विवेलेंट टू, आप देख रहे जब मैं इक्वेशन लिख रहा था, यानी लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी दोनों साइड अप्लाई कर रहा था, तो यहाँ पे कौन सा साइन आ रहा था, इज इक्वल टू। बट जब मैं सिर्फ सिंगल अप्लाई करता हूं, जब मैं लेफ्ट साइड में नहीं अप्लाई कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ राइट साइड में ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहा हूं, तो मैं यहाँ पे कौन सा साइन डालता हूं, इक्विवेलेंट टू। ये छोटी छोटी चीजें रहती है जो मार्क कटा सकती है, तो यहाँ पे अपने मार्क कटाने के फुकट के क्या नहीं। तो अच्छे से गौर से देखो क्या मिलेगा। रो 1 में कोई चेंज नहीं आ रहा, मतलब 1 -4 7 8। रो 2 -3 टाइम्स रो 1, तो 3 -3 कितना आएगा, 0। 8 माइनस इंटू माइनस
प्लस 3 4 जा 12, 12 प्लस 8 कितना आएगा 20। उसके बाद -2 माइनस 3 7 जा 21, -21 -2 कितना आएगा -23। 6 माइनस 3 8 जा 24, तो 6 में से 24 गया तो कितना आएगा -80। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपी है। उसके बाद 7 में से 7 गया तो कितना आएगा 0। -3 माइनस इंटू माइनस प्लस 7 4 था कितना आएगा 28, 28 में से 8 गया तो कितना बचेगा 20 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझ रहा है? जिनको नहीं समझ रहा कैलकुलेटर उठाओ, कोई तूफानी बनने की जरूरत नहीं है। ये सब कैलकुलेशन वैसे भी आपने कैसे करना चाहिए, कैलकुलेटर से करना चाहिए, काम आसान होता है, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा रो 3, रो 3 में क्या वैल्यू है 26 माइनस 7 इंटू R1, 7 7 जा 49, तो 49 और 26 के बीच में कितने का फर्क है 29 23 का है ना, तो आएगा -23। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपी है, समझा पक्के में। उसके बाद 31 माइनस 7 8 जा कितना आएगा 56 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो 56 और इसके बीच में कितने का फर्क है 5 2 25 का है, कौन सा साइन आएगा माइनस, क्योंकि 31 माइनस 56 कर रहे थे ना, 31 माइनस 56 कर रहे थे, तो आप क्या करो 56 में से 31 को सब्ट्रैक्ट करो और माइनस साइन डाल दो, तो आएगा -25। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपिया समझा पक्के में, कोई दिक्कत, कोई डाउट, समझा? अरे पक्के में समझा, सच में समझा। चल यहाँ पे क्या आएगा डॉट डॉट डॉट। फिर से मैंने क्या बताया था, अगर कभी भी ऐसा जैकपॉट मिल जाए कि यहाँ पे जो नंबर है वही नीचे आ रहा है, डायरेक्ट कट सकता है, तो यहाँ पे 1 लाते बैठना, क्या बेवकूफ़ी करना है? कभी नहीं करना। तो क्या करोगे आप, इसको स्मार्टली डील कर लोगे। कैसे डील कर लोगे, दोनों को कर दोगे सब्ट्रैक्ट। जैसे ही सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेंगे यहाँ पे रो 3 चेंजेस टू रो 3 माइनस रो 2, दोनों को बस क्या कर देना है सब्ट्रैक्ट कर देना, तो क्या मिलेगा A/B, यानी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्विवेलेंट टू, पहले रो में कोई चेंज आया नहीं तो 1 -4 7 8, दूसरी रो में कोई चेंज आया नहीं 0 20 -23 -18, तीसरी रो में चेंज ला रहे थे, थोड़ा गौर से, 0 में से 0 गया 0, 20 में से 20 गया 0, -23 में से -23 गया 0, -28 माइनस इंटू माइनस प्लस, +18 -25 कितना आएगा -7। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब आप एक चीज देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आखिरी वाली जो रो है वो क्या 1 -4 7 8 0 20 -23 -18 0 0 0 -7 दिख रहा है ऐसा। यहाँ पे एक नंबर है, इसके बाद यहाँ पे नंबर आ रहा है उसके सामने 0 है, नीचे 0 आ रहा, यहाँ पे एक नंबर आ रहा है उसके सामने 0 आ रहा, नीचे कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये कौन से बन गया हमारे लिए, ये हमारे लिए बन गया पाइवट एलिमेंट, है ना। इसको अगर 20 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 बन जाएगा, इसको -7 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे 1 बन जाएगा। कौन सा एलिमेंट बन रहा है, पाइवट एलिमेंट बन रहा है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसका रैंक लिख सकते हैं, तो आप लिखेंगे देयरफॉर रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स A/B। ये क्या रहता, नंबर ऑफ, नहीं तो 1 मिनट लिखो, एक ही स्टेप पे इसको सॉल्व करते ना, काय को 2 बार लिखेंगे अपन फॉर्मूला, फिर ए के लिए फिर से फॉर्मूला थोड़ी लिखेंगे। चलो ये लिख लिए, इसके बाद लिखना सिमिलरली, क्या लिखोगे सिमिलरली मैट्रिक्स A इज इक्विवेलेंट टू, अगर मैं सेम जो ऑपरेशन है ये A पे लगाता तो मेरे को क्या मैट्रिक्स मिलता है, क्या है A/B, A/B पूरा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ये बन रहा है। इसमें से शुरुआत वाला जो मैट्रिक्स था वो क्या था, मेरे लिए मैट्रिक्स A था, तो A मैट्रिक्स क्या आएगा 1 -4 7, यानी बिना B के लिखना है बस, और कुछ करना है क्या नहीं, 0 20 -23 0 0 0। समझा क्या किए आपने, यहाँ पे कुछ और नहीं किया। आपको मालूम है आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे लिखते, A/B लिखते, यानी पहले पूरा मैट्रिक्स A फिर पूरा मैट्रिक्स B। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कौन सा रहता, पूरा ये मैट्रिक्स A/B, ये पूरा क्या है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ये पूरा क्या बन गया ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। लेकिन अगर इसमें से मैं B को हटा दूं तो ये वाला जो मैट्रिक्स A क्या बनेगा, मैट्रिक्स A। तो फिर से पूरा सॉल्व करूंगा क्या नहीं, मैं लिखूंगा सिमिलरली मैट्रिक्स A क्या आएगा 1 -4 7 0 20 -23 0 0 0। हमको क्या मालूम है, हमको मालूम है कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स हम कैसे निकालते, तो हम लिखेंगे वी नो दैट, एक बार फॉर्मूला लिखेंगे फिर दोनों का लिख देंगे। क्या मालूम है हमको, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स क्या रहता है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या रहता, नंबर ऑफ
पाइवट एलिमेंट्स इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैसे इक्वल रहता है, नंबर ऑफ पाइवट एलिमेंट से या नंबर ऑफ रोज से। आप चाहो तो यहाँ पे और भी लिख सकते हो, ठीक है, नंबर ऑफ पाइवट एलिमेंट और नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, या तो इक्वल टू डाल के लिख सकते हो, कोई दिक्कत कोई डाउट। देयरफॉर रैंक ऑफ मैट्रिक्स ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कितना मिलेगा। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में यहाँ पे देखो पहली रो में एलिमेंट प्रेजेंट है, नॉन जीरो रो है, दूसरे इसमें भी एलिमेंट प्रेजेंट है, नॉन जीरो रो है, तीसरे इसमें भी एंड में क्या प्रेजेंट है, -7, यानी यहाँ पे भी पूरे रो जीरो ही क्या नहीं, तो कैसी रो है, नॉन जीरो रो। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज टू बी कितना आएगा, 3 आएगा। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट। अगर यहाँ पे 0 हो जाता, मैंने क्या बताया, ए इज टू बी, ये पूरा का पूरा क्या है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो यहाँ पे 0 0 और फिर क्या है, -7 है यहाँ पे, यानी एक एलिमेंट प्रेजेंट है, तो ये नॉन जीरो रो ही क्या नहीं, ये जीरो रो ही क्या नहीं, ये कौन सी रो हो गई, नॉन जीरो रो हो गई, कोई भी दिक्कत। और ये जो भी पहला एलिमेंट रहता है ये क्या रहता है हमारे लिए, पाइवट एलिमेंट रहता है। कितने पाइवट एलिमेंट है, 1 2 और 3, तो आया रैंक ऑफ ए टू बी 3 आया, कोई भी दिक्कत। ये फॉर्मूला लिख देना है, यहाँ पे लिख देना नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। मैं तो हमेशा यही करता हूँ कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज देखता हूँ, ठीक है। पाइवट एलिमेंट में कई बार इंसान कंफ्यूज हो जाता है, तो मैं क्या देखता हूँ, सिर्फ और सिर्फ नॉन जीरो रोज देखता हूँ, कोई दिक्कत। यहाँ पे देखो रैंक ऑफ ए लिखाना है हमको, एंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए कितना आएगा, पहले रो में देखो एलिमेंट प्रेजेंट है, दूसरे रो में भी 2 एलिमेंट प्रेजेंट है, तीसरी रो में 0 0 और 0, यानी ये पूरी कौन सी रो हो गई, 0 रो हो गई। तो यहाँ पे नॉन जीरो रो सिर्फ और सिर्फ कितनी है, 2, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए कितना आएगा, 2। रैंक ऑफ मैट्रिक्स ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है 3, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए है 2। देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए। जब एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक सेम नहीं होता है, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसा होता है, इनकंसिस्टेंट। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द सिस्टम, या तो लिख दो द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कैसा है, कंसिस्टेंट है क्या नहीं, तो लिखेंगे इन कंसिस्टेंट। तो आप देख रहे हैं अगर आपको कंडीशन याद है तो आपके लिए हार्ड है क्या नहीं, लेकिन अगर आपको कंडीशन नहीं याद है तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते क्या नहीं कर सकते, आपको मालूम ही नहीं चलेगा आपको क्या करना है। अब अगर यहां पे ऐसा क्वेश्चन देता हूं मेरे को, शो दैट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट के जगह लिखता हैज नो सॉल्यूशन। क्या बोलता, शो दैट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। तो मैं इतना क्वेश्चन एज इट इज सॉल्व करता, यहां पे आता देयरफॉर द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, हैंस द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, सोपी है, समझा पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा, कोई दिक्कत नहीं कोई डाउट नहीं। अगर उसने पूछा कि नो सॉल्यूशन प्रूव करो तो आप यहां तक लिखोगे, अगर उसने पूछा कि इनकंसिस्टेंट प्रूव करो तो आप यहां तक लिखोगे, कोई दिक्कत कोई डाउट, सोपी है, सबको समझा, पक्के में समझा। जिनको नहीं समझा वो लोग एक और बार देख लो। क्या बोल रहा है, शो दैट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। क्या प्रूव करना है कि इक्वेशन कैसी है, इनकंसिस्टेंट है। शुरुआत हमेशा यही लाइन लिख के करोगे, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज, क्या दी हुई सिस्टम ऑफ इक्वेशन, पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन। इस तरीके से लिखना कि x x आता है, y x आता है, z x आता है, कांस्टेंट x आता है। फिर हम इनको लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, पहले पूरा x 1 3 7, मैं खड़े की बात कर रहा हूं कॉलम की, फिर पूरा y -4 8 -8, फिर पूरा z 7 -2 26, उसके बाद पहले इसमें x, फिर उसमें y, फिर z, फिर कांस्टेंट 8 6 31। कौन से फॉर्म में, ax इक्वल टू b के फॉर्म में। फिर आप करोगे कंसीडर द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। क्या रहता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, a इज टू b, यानी पहले पूरा मैट्रिक्स a लिखो, फिर यहाँ पे डॉट 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 डालो, फिर पूरा मैट्रिक्स b लिखो। आपका एम क्या है, इसको एक्लॉन फॉर्म में लेके आना। कौन से फॉर्म में लेके आना, एक्लॉन फॉर्म में लेके आना। एक्लॉन फॉर्म मतलब ये जो नीचे वाली वैल्यू यहाँ पे क्या लेके बनाना है, हमको 0 बनाना है। क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक्लॉन फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे 3 के जगह 0 चाहिए, 7 के जगह 0 चाहिए,
तो 3 में से जब 3 काटोगे तो 0 हो जाएगा, 7 में से जब 7 काटोगे तो 0 हो जाएगा। तो R2 चेंजेस टू R2 माइनस 3 टाइम्स R1, R3 चेंजेस टू R3 माइनस 7 टाइम्स R1। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट किए? जैसे सब्ट्रैक्ट किए हमको क्या दिख गया, ये दो एलिमेंट और ये दो एलिमेंट कैसे हैं, सेम है। हमको इतना मालूम कि यहाँ पे 1 बनाने के बाद हमको यहाँ पे क्या बनाना पड़ता है, 0 बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर 0 बनाए तो दोनों को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो R3 को हमने कर दिया R3 माइनस R2। जैसे ही सब्ट्रैक्ट किया यहाँ पे नीचे वाली रो में ये पूरी वैल्यू क्या बन गई, 0 बन गई। और मेरे को मालूम ये डॉट डॉट छोड़ दो, ए मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स की आखिरी पूरी रो मैंने क्या बना दिया, 0 बना दिया है। मैंने लगभग क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। कोई दिक्कत, कोई डाउट? अब याद रखना A/B यानी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ये पूरा मैट्रिक्स है। तब आप एक चीज बताओ, यहाँ पे पहले वाले इसमें पूरे एलिमेंट 0 है क्या, नहीं। तो ये कौन सी रो हो गई, नॉन जीरो हुई। इसमें भी एक आधी एलिमेंट प्रेजेंट है तो ये भी कैसे हो गई, नॉन जीरो। और आखिरी वाले में देखो 0 0 था, लेकिन आखिर में ये क्या है, एक नॉन जीरो एलिमेंट प्रेजेंट है तो ये भी कैसी रो हो गई, नॉन जीरो। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स A/B क्या पढ़े थे हमने, रैंक ऑफ मैट्रिक्स नंबर ऑफ पाइवट एलिमेंट, और ये इक्वल रहता नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज से। यहाँ पे पाइवट एलिमेंट कितने, 1 2 और 3। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितना आएगा, 3। ऐसा नहीं समझा तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो देखो, यहाँ पे भी ये जो पहली रो है उसमें भी आपका कोई ना कोई नंबर प्रेजेंट है, दूसरे वाले में भी कोई ना कोई नॉन जीरो नंबर प्रेजेंट है, तीसरी वाली रो में भी एक नॉन जीरो एलिमेंट प्रेजेंट है। तो ये रो भी कैसे हो गई, नॉन जीरो। तो कितनी नॉन जीरो रो है, 1 2 और 3। तो क्या है रैंक ऑफ A/B, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कितना आया, 3 आया। अब हम A मैट्रिक्स लिखेंगे। A मैट्रिक्स कौन सा है, B को छोड़ के क्या नंबर बन रहा है, 1 - 4 7 0 20 - 23 0 0 0। यहाँ पे ये कौन सी रो हो गई, नॉन जीरो। ये कौन सी रो हो गई, नॉन जीरो। लेकिन देखो यहाँ पे 0 है 0 है 0 है, तो ये कौन सी रो हो गई हमारी, 0 रो हो गई। यानी यहाँ पे कितनी नॉन जीरो रो है, सिर्फ और सिर्फ 2। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स A कितना आएगा, 2 आएगा। रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है 3, रैंक ऑफ A मैट्रिक्स कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है 2। तो जब भी रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स डिफर कर जाए यानी वो इक्वल ना हो तो आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट। और अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है तो वहां पे कोई सॉल्यूशन निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। Therefore, the given system of equation is inconsistent and the system of equation has no solution। आप चाहते हैं आप ऐसा भी लिख सकते हैं, तो the given equations have no solution। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? जैसा क्वेश्चन पूछा है सेम लैंग्वेज को एडजस्ट कर लेना है ना, लकीर के फकीर मत बनो। ठीक है, कि मास्टर ने जो लिखा है वही ब्रह्म वाक्य है, ऐसा नहीं है। अगर आप इससे अच्छा कुछ लिख सकते हैं तो इससे अच्छा लिखिए। नथिंग इज बोलते हैं ना बेस्ट आउट बेस्ट, है ना। कुछ ऐसा नहीं है कि हर एक चीज जो मैंने लिखा है वो बेस्ट है। मेरे से अच्छा भी आपके पास कुछ मटेरियल हो सकता है कि किसी की लैंग्वेज जो बनाने का तरीका है वो मेरे से कई गुना ज्यादा अच्छा हो। तो फिर अगर आपका अच्छा है तो ये मत लिखो, इससे अच्छी लैंग्वेज लिखने की कोशिश करो। जितना ज्यादा डिटेल दे सकते हो उतनी ज्यादा डिटेल देने की कोशिश करो। मेरे हिसाब से ये बेस्ट है, लेकिन हो सकता है कि कोई और इससे भी अच्छा लिख जाए। तो अगर आपकी इंग्लिश मेरे से ज्यादा अच्छी है तो यहाँ पे और ज्यादा अच्छे से कंस्ट्रक्ट करो चीजों को। ठीक है, यहाँ पे आप जो स्टेटमेंट डालते हैं बीच बीच में इसको और अच्छे बनाओ। ठीक है, यहाँ पे मैथ्स का जो पार्ट है वो तो मैं आपको एकदम टिप टॉप पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, बट यहाँ पे अगर आपको कोई भी फाइनल आंसर जैसे आप लिखते हो, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, इसके जगह अगर थोड़ी सी और अच्छी इंग्लिश हो सकते होंगे तो वो डालने की कोशिश करो। आपका जितना अच्छा आप इंप्रेशन बनाने की कोशिश करोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। कोई दिक्कत, कोई डाउट? उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए हम बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन x plus 2y minus z equal to 3, 3x minus y plus 2z equal to 1,
2x माइनस 2y प्लस 3z इक्वल टू 2। यहाँ पे उसने सीधा साफ बोल दिया है ना कि आपको इक्वेशन को करना है सॉल्व करना है, मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालो। जब भी बोला ना सॉल्व मतलब वो समझ जाना, वो बोल रहा है कि क्या की वैल्यू निकालो, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालो। मेरे को फर्क नहीं पड़ता है कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है, इसमें इनफाइनाइट सोल्यूशन आएंगे कि यूनिक सोल्यूशन आएगा, कुछ नहीं बताया उसने बोला सॉल्व करो। अगर होता है तो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालो, और अगर नहीं होता है तो वहां पे मेंशन करो। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करेंगे। शुरुआत हमेशा कैसा बताया मास्टर ने, क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखना है जो इक्वेशन दी हुई है। कैसे लिखते, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज, कौन कौन सी इक्वेशन दी है, पहली वाली लिखो, x प्लस 2y माइनस जेड इक्वल टू 3। इसके नीचे ही दूसरी वाली 3x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 1। उसके नीचे तीसरी वाली 2x माइनस 2y प्लस 3z इक्वल टू 2। कोई दिक्कत, कोई डाउट। अब आप इन इक्वेशन को कौन से फॉर्म में लिखेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में। तो आप लिखेंगे राइटिंग above equations in matrix form we get। बताइए मैट्रिक्स फॉर्म कैसे लिखते हैं, पहला कॉलम आएगा पूरा का पूरा x, क्या है 1 3 2। दूसरा कॉलम आएगा पूरा का पूरा y, क्या है 2 माइनस 1 माइनस 2। तीसरा कॉलम आएगा पूरा का पूरा z, क्या है -1 2 3। उसके बाद क्या लिखते x y z, उसको क्या लिखते इक्वल टू कांस्टेंट 3 1 2। कौन से फॉर्म में ये, विच इज इन द फॉर्म, कौन से फॉर्म में, ax इक्वल टू b के फॉर्म में। कौन से फॉर्म में, ax इक्वल टू b के फॉर्म में। a कौन सा मैट्रिक्स रहता है यहाँ पे, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, यानी पहला मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स बन गया, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। कोई दिक्कत। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहती है, आप कंसीडर करेंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को। तो आप देखेंगे कंसीडर द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। चलिए बताइए कौन सा रहता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स रहता है A:B। तो आप लिखेंगे यहाँ पे A:B। तो पहले कौन सा मैट्रिक्स आएगा, A पूरा का पूरा छापो, क्या है 1 2 -1 3 -1 2 2 -2 3 (2) मतलब डॉट 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 B की वैल्यू 3 1 2। कोई दिक्कत, कोई डाउट। अब आपको मालूम है क्या बनाना है, 1 के नीचे 0 ला सकते हैं, 3 में से 3 गया 0, 2 में से 2 गया 0। तो चलिए क्या करेंगे, R2 चेंजेस टू R2 माइनस, यहाँ पे क्या है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 टाइम्स R1 आएगा जी। उसके बाद R3 चेंजेस टू, 2 में से 2 काटना है, 2 में से 2, तो क्या करेंगे R3 माइनस 2 टाइम्स R1। पहले रो में कोई चेंज आ रहा है क्या, नहीं, तो पहले रो को और एज इट इज लिखो। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्विवेलेंट टू, जैसे ही चेंज लाया कौन सा साइन डाल दिया यहाँ पे, इक्विवेलेंट वाला। पहले रो में कोई चेंज नहीं, तो सेम लिखो 1 2 -1 3। दूसरी रो में कोई चेंज, हाँ R2 माइनस 3 टाइम्स R1, तो 3 माइनस 3 1 जा 3, 3 में से 3 गया 0, -1 माइनस 3 2 जा 6, -6 -1 कितना आएगा -7। 2 माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 1 जा 3, 3 प्लस 2 कितना आएगा 5। समझा, यहाँ पे माइनस इंटू माइनस क्या हुआ प्लस। 1 माइनस 3 3 जा 9, 1 में से 9 गया तो कितना आएगा -8। कोई दिक्कत, कोई डाउट। R3 चेंजेस टू R3 माइनस 2 टाइम्स R1, तो चलो 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 माइनस 2 1 जा 2, 2 में से 2 गया 0, -2 माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 सॉरी प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 2 जा 4, -4 -2 कितना आएगा -6। कोई दिक्कत, कोई डाउट, सोपी है, समझ रहा पक्के में, सच में समझ रहा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझ रहा पक्के में। उसके बाद 3
माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 1 जा 2, 3 + 2 5 आएगा, समझा पक्के में। उसके बाद 2 माइनस 2 3 जा 6, 2 में से 6 गया तो -4 बचेगा। कोई दिक्कत, कोई डाउट? सोपिए, समझा पक्के में, सच में समझा? कोई दिक्कत, कोई डाउट? पक्के में समझा, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझ रहा, पक्के में समझ रहा, सच में समझ रहा? अब चलिए बताइए अगली स्टेप क्या रहेंगे। हमको यहाँ पे आसपास वैल्यू क्या बनाते हैं हम लोग? 1 बनाते हैं, है ना। 1 के आसपास की वैल्यू बनाने की कोशिश करना है। अब देखो यहाँ पे क्या वैल्यू है? -7। यहाँ पे क्या वैल्यू है? -6। दोनों के बीच में कितने का फर्क है? 1 का। यानी अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिए तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे? R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3। क्या करेंगे? R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3। तो क्या मिलेगा आपको? A is to B is इक्विवेलेंट टू, पहले रो में कोई चेंज नहीं तो 1 2 -1 3। दूसरी रो में चेंज आ रहा है, क्या आ रहा? R2 माइनस R3, 0 में से 0 गया 0। -7 माइनस ऑफ -6, माइनस माइनस प्लस, तो 6 में से 7 गया -1। R2 माइनस R3, 5 में से 5 गया 0। -8 माइनस ऑफ -4 यानी +4, -8 + 4 कितना आएगा? -4। 0 -6 5 -4। कोई दिक्कत, कोई डाउट? सोपिए, समझा पक्के में, सच में समझा? अब देखो यहाँ पे -1 आ गया, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। कुछ भी हार्ड है क्या इसमें? सोपिए, समझ रहा पक्के में, सच में समझ रहा, पक्के में समझ रहा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझ में आ रहा? चलिए अब या तो आप यहाँ पे 1 बना लो या तो -1 रन, तो कोई फर्क पड़ता क्या? नहीं। लेकिन अगर आपको बनाना है तो 1 बना लो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे R2 को लिख देता हूँ माइनस टाइम्स R2, यानी सेकेंड रो को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या मिलेगा? A is to B ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्विवेलेंट टू 1 2 -1 3 0 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 0 -6 5 माइनस। कोई दिक्कत, कोई डाउट? करना जरूरी है? नहीं। अगर आप नहीं भी करोगे तो आंसर सेम आएगा, ठीक है। कोई करना जरूरी नहीं है, समझ रहा है पक्के में। हम लोग जनरली यहाँ पे मालूम 1 क्यों बनाते हैं? ताकि हमको यहाँ पे जो कॉलम और रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है ना, वो हम इजीली लगा सके, और कोई लॉजिक है क्या उसमें? नहीं, ठीक है। तो चलिए बताइए, अब यहाँ पे क्या बनाएंगे? 0 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? यहाँ पे -6 है, इसमें 6 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 0। तो R3 चेंजेस टू R3 + 6 टाइम्स R2। तो क्या मिलेगा आपको? A is to B इज इक्विवेलेंट टू, किससे इक्विवेलेंट मिलेगा? 1 2 -1 3 0 1 0 4 0, फिर -6 + 6 1 जा 6, -6 + 6 0 आएगा। 5 + 6 0 जा 0, तो 5 + 0 5। -4 + 6 4 जा 24, 24 -4 कितना आएगा? 20। कोई दिक्कत, कोई डाउट? सोपिए, समझा पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब ये यहाँ पे आगे सॉल्व होता क्या? नहीं होता। एक चीज कर सकते हैं आप कि यहाँ पे भी 1 बना लो। यहाँ पे 1 बनाना है तो थर्ड रो को कैसे डिवाइड करना पड़ेगा? 5 से। तो रो 3 चेंजेस टू रो 3/5। तो A is to B ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे इक्विवेलेंट मिलेगा? 1 2 -1 3। उसके बाद 0 1 0 4, 5 से डिवाइड करो 0 0, 5 1 जा 5 5 4 जा 20। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपिया, समझा पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा? अब यहाँ पे आप एक चीज देखो, इसके आगे सॉल्व होता क्या? नहीं। ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, कौन सा मैट्रिक्स बन गया है? एक्लॉन फॉर्म बन गया है कि नहीं? पाइवट एलिमेंट पाइवट एलिमेंट पाइवट एलिमेंट। अब यहाँ पे हम 0 रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा के ला सकते क्या? नहीं ला सकते। अगर इसके बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे 0 बन जाता जैसे पिछले केस में बना तो बात अलग होती। यहाँ पे बन रहा क्या? नहीं बन रहा। तब ये इसके आगे सॉल्व होगा क्या? नहीं होगा। तब आप एक चीज बताओ, यहाँ पे कितनी नॉन जीरो रो है? पहली, दूसरी और तीसरी। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स A is to B क्या आएगा? 3। अगर मैं A को देखूं, A पे भी देखो कितनी नॉन जीरो रो है? 3। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स A भी क्या बन रहा? 3। तो हम लिखेंगे सिमिलरली चलो हम पहले यहाँ पे A को लिख लेता हूँ यार, A is to B पूरा लिख लेता हूँ, क्योंकि उससे से यूज़ करके हमको
आगे का भी लिखना, क्या आएगा 1 2 -1 3 1 2 -1 3 1 2 -1 3 0 1 0 4 0 0 1 4, शायद ऐसी है ना। आ रहा है ऐसा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपिया पक्के में, पक्के में समझा? तो अब हम लिखेंगे सिमिलरली, ये पीछे सॉल्व किया वही लिखा और कुछ नया लिखा क्या नहीं। मैट्रिक्स ए अगर हम सॉल्व करते यही मेथड से तो क्या आता है, ए की वैल्यू जो यहाँ पे सामने है, पी को हटा दो, क्या आएगा 1 2 -1 0 1 0 0 0 1 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? ए मैट्रिक्स मिल गया, मिल गया। वी नो दैट, क्या मालूम है जी आपको, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या रहता है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स? नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इक्वल टू नंबर ऑफ पाइवट एलिमेंट्स। कैसे इक्वल रहता है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स? नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज से, जो कैसे इक्वल रहता है नंबर ऑफ पाइवट एलिमेंट से। देयरफॉर रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, रैंक ऑफ ए इज टू बी। कितने नॉन जीरो रो है? पहला भी नॉन जीरो है, दूसरा भी नॉन जीरो, तीसरा भी नॉन जीरो। नॉन जीरो रो समझ रहा ना, जिसमें एक कोई ना कोई एलिमेंट आ जाए जो जीरो ना हो। जैसे यहाँ पे देखो 2 जीरो, लेकिन दो वैल्यू ऐसी है, 1 है और 4 है, तो ये क्या हो गया नॉन जीरो। तो कितना आ गया रैंक ऑफ ए इज टू बी 3 एंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए। आखिरी वाले इसमें देखो 2 जीरो, लेकिन एक वैल्यू 1 आ गया, 1 कैसा है नॉन जीरो, तो ये रो भी कैसे होगी नॉन जीरो। तो पहली भी रो नॉन जीरो, दूसरी भी नॉन जीरो, तीसरी भी नॉन जीरो, तो रैंक ऑफ ए कितना आ गया 3। दोनों इक्वल है क्या? हाँ जी है। तो आप लिखेंगे हियर रैंक ऑफ ए इज टू बी, ये इक्वल है रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए से। अब ये क्वेश्चन में आपको कितने वेरिएबल दिए हुए हैं? एक्स वाई और जेड, यानी कितने वेरिएबल है? 3। तो ये इक्वल है कैसे? नंबर ऑफ वेरिएबल से। कितने वेरिएबल से जी? 3 है। तो आपका रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज टू बी भी 3 है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए भी 3 है और नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी 3 है। इस टाइप के सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम कैसा बोलते हैं? कंसिस्टेंट। देयरफॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसा है? इज कंसिस्टेंट। और जब आपका रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल हो जाए रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स से, जो इक्वल आ जाए नंबर ऑफ वेरिएबल से, तो उसका सॉल्यूशन कैसा रहता है? यूनिक सॉल्यूशन एंड हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। समझा? ऐसा लिखोगे ना तो आपके टीचर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो ये ऐसा गप्पा नहीं मारना, ठीक है? ये बहुत सारे बच्चे सॉल्व करके जाएंगे, ये जिनने अच्छे से लिखे ना उनको मार्क ज्यादा मिलेंगे। तो ये समझा? द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और यूनिक सॉल्यूशन। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल 3 होता, रैंक ऑफ ए इज टू बी 2 आता, रैंक ऑफ ए 2 आता, यानी रैंक ऑफ ए इज टू बी इक्वल रहता रैंक ऑफ ए से, लेकिन क्या रहता? लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल। उस केस में भी इक्वेशन कैसे होते हैं? कंसिस्टेंट। बट कितना सॉल्यूशन रहता? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन रहता। कोई दिक्कत, कोई डाउट? समझा यहां तक? पक्के में? सच में समझा? पक्के में समझा? तो अब हम सॉल्यूशन लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? द इक्विवेलेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज द इक्विवेलेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज। देखो बहुत सोपी है। हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज। ये हमको गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन था। हम जब कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन लगाते थे कौन सा साइन रहता? इक्विवेलेंट। तो अब आप गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को क्या लिखेंगे? द इक्विवेलेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज। क्या आएगा? बस ये इसको सेम लिखते जाओ। देखो यहाँ पे आपको पहला सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या था? x + 2y - z = 3। तो देखो 1 2 -1 3 आ रहा, 3 -1 2 1
2 -2 3z 2 आता है ऐसा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो द इक्विवेलेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज, क्या आएगा यहाँ पे, पहली वैल्यू को x लिखो, दूसरा जो कॉलम है वो काय का है y का, तीसरा जो कॉलम है वो काय का है z का, और ये काय का कॉलम है कांस्टेंट का। याद है, जिनको नहीं याद एक और बार याद कर लो, क्या है, पहला कॉलम हम काय का लिखते हैं x का, दूसरा कॉलम काय का लिखते हैं y का, तीसरा कॉलम काय का लिखते हैं z का, आखिरी कॉलम काय का लिखते हैं कांस्टेंट का लिखते। इसको यूज करके इक्वेशन बनाओ तो क्या मिलेगा, x प्लस 2 इंटू वाई माइनस 1 इंटू जेड यानी माइनस जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट क्या है 3 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यानी आपने कैसा किया था, यहाँ पे आपने इक्वेशन से मैट्रिक्स फॉर्म लिखा था, उससे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखा था। अब हम क्या कर रहे हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से इक्वेशन लिख रहे हैं। कोई दिक्कत, कोई डाउट, जिनको नहीं समझा अब देखो, पहले 0 से मल्टीप्लाई होगा x, 0 इंटू एक्स 0x, y से मल्टीप्लाई होगा 1 तो y 1 जा y इक्वल टू प्लस 0 इंटू जेड 0 इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट कितना है 4 तो y की वैल्यू कितनी मिल गई 4। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपी है, समझा पक्के में। उसके बाद देखो 0 0 1 4, x मल्टीप्लाई होगा 0 से तो 0, y मल्टीप्लाई होगा 0 से तो 0, z मल्टीप्लाई होगा 1 से तो z 1 जा z इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है 4 तो z इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 3। तो फ्रॉम 1 2 एंड 3 वी गेट, बताइए क्या मिलेगा, x प्लस 2 इंटू वाई, वाई की वैल्यू 4 माइनस जेड, जेड की वैल्यू 4 इक्वल टू 3, यानी x प्लस 4 टू जा 8 माइनस 4 इक्वल टू 3, यानी x प्लस 8 में से 4 गया 4 इक्वल टू 3, यहाँ पे प्लस 4 उधर गया तो माइनस 4, 3 में से 4 गया तो कितना मिलेगा -1। देयरफॉर फाइनल आंसर x इक्वल टू -1, y इक्वल टू 4, z इक्वल टू 4 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे, x इक्वल टू -1, y इक्वल टू 4, z इक्वल टू 4 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपी है, समझा पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझ रहा, पक्के में समझ रहा, ये चीज आपको आनी चाहिए। देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे वो आपको, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, तो आप लिखेंगे द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज, पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन, पहला कॉलम x का, दूसरा कॉलम y का, तीसरा कॉलम z का, x y z इक्वल टू कॉन्स्टेंट आएगा। ये कौन से फॉर्म में, ax इक्वल टू b। फिर आप क्या करेंगे, कंसिडर द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। कैसा रहता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, पहले पूरा मैट्रिक्स a फिर पूरा कांस्टेंट, यानी पहली रो x की, पहला कॉलम x का, दूसरा कॉलम y का, तीसरा कॉलम z का, चौथा कॉलम कांस्टेंट। तो आप देखते हैं आप इक्वेशन से डायरेक्ट ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं, है ना। पहले पूरा x लिख दो, फिर पूरा y लिख दो, फिर पूरा z लिख दो, डैश 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 डाल के पूरा कांस्टेंट लिख दो। यानी जब इक्वेशन लिखना है तो सोपी है, पहले पे x लगा दो, दूसरे पे y लगा दो, तीसरे पे z लगा दो, डैश की जगह इक्वल टू लगा दो और कांस्टेंट आ गया। सोपी है, समझा पक्के में। अब बताओ 1 के नीचे क्या लाना है, 0, उसके नीचे 0, तो R2 चेंजेस टू R2 माइनस 3 टाइम्स R1, R3 चेंजेस टू R3 माइनस 2 टाइम्स R1। क्यों कर रहे जी, एक्लॉन फॉर्म में लाने। क्यों ला रहे एक्लॉन फॉर्म में, ताकि हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, कौन सा, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इक्वल टू नंबर ऑफ पाइवट एलिमेंट, लगाने वाला फॉर्मूला। तो जैसे यहाँ पे 0 0 आ गया, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या लाना पड़ता, 1 लाने के लिए दोनों को क्या कर दो, सबट्रैक्ट, दोनों के बीच में फर्क 1 का ही है, सबट्रैक्ट कर दो तो क्या आया, 0 -1 0 -4 आया। उसके बाद यहाँ पे आप चाहो तो माइनस साइन हटा लो, नहीं भी हटाए तो कोई फर्क पड़ता क्या, नहीं पड़ता। जिनको नहीं हटाना है यहाँ पे वो क्या करते थे, R3 चेंजेस टू R3 माइनस 6 टाइम्स R1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, यहाँ पे 0 आ जाता है ऑटोमेटिकली। कोई हार्ड रहता क्या, नहीं। लेकिन अगर बनाना है तो बना लो, तो R2 की जगह मैंने लिखा -R2, तो माइनस साइन हट गया वहां से, कोई दिक्कत। उसके बाद क्या मिलेगा जी आपको, a/b की वैल्यू क्या मिली, 1 2 -1 3 0 1 0 4 0 0 5 20, मतलब यहाँ पे आपने रो 3 में भी चेंज ला लिया। अब रो 3 में चाहो तो यहाँ पे 1 बना लो, यहाँ पे 1 नहीं बनाओगे तो जब फाइनल इक्वेशन सॉल्व करोगे वहां पे बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम पहले 1 बना लिए, 5 से डिवाइड करके, 5 से डिवाइड किया 0 0 1 4। कोई दिक्कत, कोई डाउट, सोपिया समझा पक्के में, सच में समझा। तो चलिए क्या मिला जी हमको यहाँ पे,
हमको यहाँ पे मिला A:B यानी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स 1 2 -1 3 0 1 0 4 0 0 1 4। पहली कॉलम काय की है जी, x की है। दूसरी कॉलम काय की है जी, y की है। तीसरी कॉलम काय की है जी, z की है। और चौथी कॉलम काय की है जी, कांस्टेंट की है। कोई दिक्कत, कोई डाउट? सोपी है, समझा पक्के में? सच में समझा? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सोपी है, समझ रहा सबको? इसी तरीके से अगर हम सिमिलरली मैट्रिक्स अगर a की वैल्यू निकालते तो वो क्या आती, ये b को हटा के, यानी 1 2 -1 0 1 0 0 0 1। कोई दिक्कत, कोई डाउट? हमको मालूम रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या रहता, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इक्वल टू नंबर ऑफ पाइवट एलिमेंट। यहाँ पे नॉन जीरो रोज कितनी है, यहाँ पे जहां पे भी कोई एक नंबर आ गया ना वो नॉन जीरो, यहाँ पे भी नंबर है, यहाँ पे भी नंबर है, यहाँ पे भी नंबर है। नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी है, 3। तो रैंक ऑफ A:B कितना है, 3। रैंक ऑफ मैट्रिक्स है, यहाँ पे देखो 1 प्रेजेंट है, यहाँ पे भी 1 प्रेजेंट है, और यहाँ पे तो पूरा का पूरा नंबर ही प्रेजेंट है। तीनों की तीनों रो कैसी हो गई, नॉन जीरो। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो ए में कितनी है, 3। यानी यहाँ पे रैंक ऑफ मैट्रिक्स A:B इक्वल है रैंक ऑफ ए से, जो इक्वल है नंबर ऑफ वेरिएबल से, क्योंकि कितने वेरिएबल है, 3, x y और z। रैंक ऑफ A:B यानी रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल टू रैंक ऑफ ए क्या है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स इक्वल टू 3। ऐसा जब भी होता कि रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ये इक्वल है रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से, जो इक्वल है नंबर ऑफ वेरिएबल्स से, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसे आएंगी, कंसिस्टेंट, और सॉल्यूशन कैसा रहेगा, यूनिक। अगर रैंक ऑफ A:B यानी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ये इक्वल है रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए से, यानी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स से वो लेस देन है नंबर ऑफ वेरिएबल्स से, सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसा रहेगा, कंसिस्टेंट। बट यहाँ पे कितने सॉल्यूशन रहेंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इफ रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स A:B इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए यानी रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, तो सिस्टम कैसा रहेगा, इनकंसिस्टेंट। तो सॉल्यूशन कैसा रहेगा, नो सॉल्यूशन। बस अब क्या लिखना है, इक्विवेलेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इक्विवेलेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसे लिखोगे, पहले वाले के साथ x लगा दो, दूसरे वाले के साथ y लगा दो, तीसरे वाले के साथ z लगा दो, इक्वल टू कांस्टेंट। तो क्या आएगा, x प्लस 2y माइनस z। बहुत ज्यादा अजीब दिख रहा है, क्या आएगा, x प्लस 2y माइनस z इक्वल टू 3। दूसरा 0x प्लस y प्लस 0z इक्वल टू 4, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, 4। 0x प्लस 0y प्लस z इक्वल टू 4, यानी z की वैल्यू कितनी आ गई, 4। कोई दिक्कत, कोई डाउट? सोपी है, समझा पक्के में? तो बस यहाँ पे y और z की वैल्यू पुट कर दो 1 में, तो क्या मिलेगा, x की वैल्यू -1, देयरफॉर x इक्वल टू -1, y इक्वल टू 4, z इक्वल टू 4 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है, समझा पक्के में, समझा सच में, समझा सबको, समझा पक्के में, समझा? तो चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, कुछ नया कह रहा है क्या, नहीं जी, सेम चीज कह रहा है। क्या बोल रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x minus y plus 2z equal to 4, 3x plus y plus 4z equal to 6, x plus y plus z equal to 1। कोई दिक्कत, कोई डाउट? सोपी है, समझा पक्के में यहाँ तक सबको? तो चलिए बताइए, अब आप मेरे को बताएंगे कि यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे लिखना है। क्या करना पड़ता है जी, पहली स्टेप बोलते जाइए। हाँ, भले मेरे को नहीं सुनाई दे रहा आप क्या बोल रहे हो, लेकिन बोलते जाइए। क्या बोलेंगे, पहला शुरुआत कैसे करेंगे, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज, क्या इक्वेशंस दी हुई हमको, x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 4, पहली इक्वेशन। दूसरी 3x प्लस वाई प्लस 4z इक्वल टू 6। तीसरी इक्वेशन x प्लस वाई प्लस z इक्वल टू 1। कोई दिक्कत, कोई डाउट? अब क्या करेंगे, इसको लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में। क्या लिखेंगे जी, अगली लाइन, राइटिंग above equations
इन मैट्रिक्स फॉर्म वी गेट। बताइए क्या मिलेगा आपको। सबसे पहले आएगा पूरा x, क्या आएगा 1 3 1, फिर पूरा y क्या आएगा -1 1 1, फिर पूरा z क्या आएगा 2 4 1, उसके बाद x y z पूरे वेरिएबल्स आ गए इक्वल टू पूरे कांस्टेंट 4 6 1, विच इज इन द फॉर्म। कौन से फॉर्म में, ax इक्वल टू b के फॉर्म में। ये लिखना जरूरी रहता है, क्यों, हम बता रहे a को हमने डिनोट किया पहले मैट्रिक्स से, x से हमने डिनोट किया दूसरे मैट्रिक्स से, b से डिनोट किया तीसरे मैट्रिक्स को। कोई दिक्कत, कोई डाउट, सोपी है, समझा पक्के में। अब क्या लिखेंगे, कंसीडर द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। याद रखिए सब में सेम स्टेप जारी है यार, कुछ भी अलग कर रहे क्या, है ना, कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स जा रहे क्या हम, नहीं, सेम एक मेथड है, इसी चीज को कॉपी पेस्ट करते जा रहे, बस क्या चेंज हो रहा है यहाँ पे, नंबर चेंज हो रहा है, और कुछ हो रहा क्या नहीं हो रहा। तो चलिए क्या लिखेंगे, कंसीडर द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, AUGMENTED, ठीक है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ये क्योंकि आपको राइटिंग समझ रही कि नहीं समझ रही करके मैं आपको स्पेलिंग बता दे रहा हूं। चलिए क्या है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, क्या रहता, A:B, यानी पहले कौन सा लिखो, पूरा का पूरा मैट्रिक्स A लिखो, क्या है 1 -1 2 3 1 4 1 1 1, फिर क्या डालो, डॉट 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 डाले, फिर क्या लिखो, पूरा मैट्रिक्स B, क्या है 4 6 1। कोई दिक्कत, कोई डाउट, सोपी है, समझा पक्के में। अब इसके बाद क्या करना पड़ता है जी, एक्लॉन फॉर्म में लाना है। कैसे लाएंगे, यहाँ पे 0 बनाओ, यहाँ पे 0 बनाओ, तो क्या आएगा, रो 2 चेंजेस टू रो 2 माइनस 3 टाइम्स रो 1, है ना, 3 में से 3 गया, कितना हो जाएगा 0, यहाँ पे 0 बनाना तो 1 में से 1 काटना है, यानी रो 3 चेंजेस टू रो 3 माइनस रो 1, तो क्या मिलेगा जी आपको, देयरफॉर A:B, यानी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्विवेलेंट टू, पहले रो में कोई चेंज आ रहा नहीं, आ रहा, सेम लिखिए, क्या है 1 -1 2 4, दूसरी रो में चेंज आ रहा, हाँ जी आ रहा, तो देख के लिखिए, 3 में से 3 1 जा 3, 3 में से 3 गया 0, 1 माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 1 जा 3, 3 प्लस 1 कितना आएगा जी 4, क्या है 4 माइनस 3 2 जा 6, 4 में से 6 गया तो -2, 6 माइनस 4 3 जा 12, 6 में से 12 गया तो कितना आएगा -6। कोई दिक्कत, कोई डाउट, सोपी है, समझा। चलिए R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1, तो 1 में से 1 गया, कितना आएगा 0, 1 माइनस ऑफ -1, माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 + 1 2, कोई दिक्कत, कोई डाउट, सोपी है, समझ रहा, पक्के में समझ रहा, सच में समझ रहा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सोपी है, समझ रहा। चलिए उसके बाद R3 माइनस R1 करना है ना, तो 1 -2 कितना आएगा -1, कोई दिक्कत, कोई डाउट, आया 1 -2 कितना आएगा -1, उसके बाद 1 -4 कितना आएगा -3, कोई दिक्कत, कोई डाउट, सोपी है, समझा पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा। नेक्स्ट स्टेप क्या रहती है, यहाँ पे 1 बनाओ, 1 बन रहा क्या, नहीं बन रहा, लेकिन यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है, 2 -1 4 -2, क्या दिख रहा है, मैं अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे को सेम नंबर दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा, वहां पे 0 बना लूंगा, कैसे, रो 2 चेंजेस टू रो 2 -2 टाइम्स रो 3, कर सकते हैं ऐसा, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 2 से कितना हो जाएगा 4, 4 में से 4 गया 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -2 में से -2 गया 0, आ रहा। मैंने बताया भाई थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाओ, क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं होंगे ना कि रिजिड, नहीं बाबा इसने तो बोला था हमारे मास्टर ने, यहाँ पे 1 ही लाएंगे, हम तो लकीर के फकीर है, यहाँ पे 1 ही लेके आएंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड कर लो, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा -1/2, यहाँ पे आएगा -3/2, फिर जब सब ट्रैक करोगे तो यहाँ पे फ्रैक्शंस आएंगे, है ना, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़े से फ्लेक्सिबल रहो, है ना, तो आपके लिए क्वेश्चन थोड़े आसान रहेंगे। तो बताइए क्या मिलेगा, A:B, यानी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्विवेलेंट टू, पहले रो में कोई चेंज नहीं था, आएगा 1 -1 2 4, दूसरे रो में चेंज आएगा, तो देखो 0 - 0 कितना आएगा 0, 4 -2 2 जा 4, 4 में से 4 गया
0। -2 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 1 जा 2, 2 - 2 कितना आ गया 0। -6 जैसा था वैसा तो -6 आया। फिर उसके बाद माइनस इंटू माइनस प्लस 3 2 जा 6, -6 प्लस 6 0। वाह, ये तो जैकपॉट हो गया, पूरी की पूरी लाइन क्या आ गई 0 आ गई। कोई दिक्कत कोई डाउट, नीचे वाले को एज इट इज लिखो 0 2 -1 -3। कोई दिक्कत कोई डाउट। लेकिन हमने तो पढ़े थे कि ये जो 0 वाली रो रही है सबसे नीचे रहती, ऐसा बीच में कहीं पे भी आती क्या, नहीं आती। तो रो को चेंज कर दे यार, आपके पास तो सॉल्यूशन है। इंटरचेंज रो 2 एंड रो 3। तो बताओ क्या मिलेगा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स A is to B is इक्विवेलेंट टू क्या आएगा 1 -1 2 4 आया। उसके बाद 0 2 -1 -3, उसके बाद 0 0 0 0। कोई दिक्कत कोई डाउट, सोपिए समझा, पक्के में समझा, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं कोई डाउट नहीं, सबको समझ रहा। अब यहाँ पे बताइए पाइवट एलिमेंट कितने हैं। ये एक पाइवट एलिमेंट हो गया, ये एक पाइवट एलिमेंट हो गया, है ना। पाइवट एलिमेंट टोटल कितने हो गए 2 हो गए यहाँ पे। नॉन जीरो रो, पाइवट एलिमेंट नहीं भी समझा गोली मारो। नॉन जीरो रो समझता, उस रो में 0 को छोड़ के अगर एक भी नंबर आ गया तो वो नॉन जीरो हो गई। यहाँ पे एक्चुअल रो कैसी है, पूरे में क्या आ रहा है 0, तो कौन सी रो हो गई 0। यहाँ पे देखो 0 के बाद नंबर आ गए यानी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो। कितनी नॉन जीरो रो है 2, है कि नहीं। तो आपके यहाँ पे रैंक ऑफ मैट्रिक्स भी कितना आएगा 2। तो सिमिलरली मैट्रिक्स ए क्या आएगा, बी को हटा के पूरा लिख दो, क्या आएगा 1 -1 2 0 2 -1 0 0 0 आएगा। ऐसा कुछ मालूम है आपको, हाँ जी मेरे को मालूम है। क्या मालूम है, वी नो दैट। बोलिए क्या मालूम है, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स क्या रहता है जी, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। ये कैसे इक्वल रहता, नंबर ऑफ पाइवट एलिमेंट से। कैसे इक्वल रहता, नंबर ऑफ पाइवट एलिमेंट से। कोई दिक्कत कोई डाउट। देयरफॉर रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स एंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितना आएगा बताइए। चलिए यहां पे आपको आखिरी वाली रो कौन सी दिख रही 0, तो आपका नॉन जीरो रो कितने है, एक और ये 2। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स A is to B क्या आएगा 2। यहाँ पे आखिरी वाली रो क्या दिख रही 0, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितना हो गया यहाँ पे, एक नॉन जीरो रो 2 नॉन जीरो रो, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितना हो गया 2। तो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी है 2, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए भी है 2। तो बताइए यहाँ पे क्या मिला आपको, हियर रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। आप चाहो तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी एक बार में लिख दो, एंड नंबर ऑफ वेरिएबल्स। कितने वेरिएबल दिए जी यहाँ पे बताइए जल्दी, नंबर ऑफ वेरिएबल कितने दिए हुए यहाँ पे, x y z। तो नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हो गए 3। हुआ ऐसा, तो आप लिख सकते हियर रैंक ऑफ मैट्रिक्स A is to B, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ये इक्वल है किससे, रैंक ऑफ मैट्रिक्स A से यानी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स से। लेकिन ये दोनों के दोनों लेस देन है किससे, नंबर ऑफ वेरिएबल्स से, क्योंकि नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितना है 3 और रैंक कितना आ रहा है 2, दोनों इससे छोटे हैं। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स A is to B यानी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक इक्वल है रैंक ऑफ मैट्रिक्स A से यानी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स से। लेकिन ये दोनों के दोनों लेस है किससे, नंबर ऑफ वेरिएबल से। पहले तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैसा आ रहा, इक्वल आ रहा, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसा आएगा, कंसिस्टेंट। देयरफॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट आएगा। बट यहां पे रैंक तो इक्वल आ गया, लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल से इक्वल आया क्या, नहीं आया, नंबर ऑफ वेरिएबल से लेस है। क्योंकि वो नंबर ऑफ वेरिएबल से लेस है तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, आपका जो देखो आपने ये समझा ना कि आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या आ गया, कंसिस्टेंट। यहाँ पे अगर ये इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स आता तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता, एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन,
है ना, कि यहाँ पे जो सॉल्यूशन मिलेगा वो कैसा मिलेगा जी, यूनिक मिलेंगे। बट यहाँ पे क्या है, लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल। जब भी नंबर ऑफ वेरिएबल से रैंक की वैल्यू इक्वल नहीं आएंगे तो सॉल्यूशन कैसा रहेगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। आई हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, एंड हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। आप हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस भी लिख सकते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई डाउट? उम्मीद है समझाऊंगा, पक्के में समझा, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? अरे समझ रहा है पक्के में, सच में समझ रहा है, हार्ड तो नहीं जा रहा। अब देखिए, जब यहाँ पे हमको इक्वेशन मिल जाती थी तो हम लोग क्या करते थे, ये मैट्रिक्स को देखते थे, इक्वेशन बनाते थे। क्या आएंगी, x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 4, आई पहली इक्वेशन। 0x प्लस 2y माइनस z इक्वल टू -3, दूसरी इक्वेशन आई। तीसरी इक्वेशन क्या आएंगी, 0x 0y 0z इक्वल टू 0। देखो इक्वेशन बनी क्या, नहीं बनी। तो तीसरी इक्वेशन बन रही क्या, नहीं बन रही। अब यहाँ पे देखो, x के लिए ये वैल्यू आ गई पाइवट, y के लिए ये वैल्यू आ गई पाइवट, लेकिन z के लिए वाली वैल्यू पाइवट आई क्या, नहीं आई। यानी कॉलम 1 में, कॉलम 1 में मेरे को क्या मिल रहा है, पाइवट एलिमेंट मिल रहा बरोबर। कॉलम 2 में भी मेरे को क्या मिल रहा है, पाइवट एलिमेंट मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे पाइवट एलिमेंट मिल रहा क्या, नहीं मिल रहा। तो ये कौन सा वेरिएबल हो गया, फ्री वेरिएबल। इसको क्या बोलेंगे, फ्री वेरिएबल। ये दोनों कौन से वेरिएबल हो गए, बेसिक वेरिएबल। ये अभी नहीं भी समझाना, टेंशन नहीं लेना, अभी सिर्फ लिखना समझ लो। धीरे धीरे जब बहुत बार देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आप लिखेंगे, सिंस द पाइवट एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन फर्स्ट एंड सेकेंड कॉलम, therefore x एंड y, मैंने बताया था ना, पहला कॉलम किसका होता है, x का, दूसरा कॉलम किसका होता है, y का, तीसरा कॉलम किसका होता है, z का। पहले और दूसरे में क्या प्रेजेंट है, पाइवट एलिमेंट प्रेजेंट है, तो वो दोनों का क्या रहेगा, आपका बेसिक वेरिएबल। जिसपे पाइवट एलिमेंट नहीं प्रेजेंट है वो क्या रहेगा हमारे लिए, फ्री वेरिएबल। याद रखेंगे पक्के में। therefore x एंड y are basic variable and z is free variable। मतलब x और y की वैल्यू आप निकाल सकते हैं लेकिन z की वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो हम z को क्या लेंगे, फ्री वेरिएबल लेंगे। क्या लेंगे, z को फ्री वेरिएबल लेंगे। फ्री वेरिएबल लेने का मतलब आप z की वैल्यू को करोगे अज्यूम, ठीक है। z फ्री वेरिएबल है, इसका मतलब क्या है, अब हम z की वैल्यू को करेंगे अज्यूम। तो हम लिखेंगे लेट z इक्वल टू k। हमने z को क्या ले लिया, k। k क्या है यहाँ पे, कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट। क्या है k यहाँ पे, कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो हमने z की वैल्यू क्या अज्यूम कर लिए, k अज्यूम कर लिए, जहां पे k क्या है, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट। समझे, पक्के में समझा, सच में समझा। यह लाइन अगर अभी लिखना नहीं भी आया ना, टेंशन लेना नहीं, बस इतना याद रखना, मास्टर ने क्या बताया, पहला कॉलम x का, दूसरा कॉलम y का, तीसरा कॉलम z का, आखिरी कॉलम कांस्टेंट का। तो यहाँ पे मैंने क्या है, बेसिक अपना आ गया पाइवट एलिमेंट। कौन से कॉलम में है, पहले में आया, दूसरे में आया, तीसरे में आया क्या चीज, नहीं है। तो हमारा x और y कौन से वेरिएबल बन गए, बेसिक वेरिएबल। z क्या बन गया, फ्री वेरिएबल। अगर यहाँ पे ऐसा रहता 1 आता, यहाँ पे नहीं आता, यहाँ पे आता, तो x और z क्या बनते हैं यहाँ पे, बेसिक वेरिएबल, और y क्या बनता, फ्री वेरिएबल। जो भी फ्री वेरिएबल बना उसको क्या अज्यूम कर लेना, के। जैसे आपको मैंने बताया ना, इक्वेशन में आखिरी किसके लिए इक्वेशन नहीं बन रही, आप यहाँ से ये इक्वेशन बना रहे, ये इक्वेशन बना रहे, आखिरी इक्वेशन बना पा रहे क्या, नहीं बना पा रहे। तो आखिरी वाले z की वैल्यू का आपको कुछ ना कुछ अज्यूम करना पड़ेगा, तभी तो आप ये इक्वेशन यूज कर पाओगे, है कि नहीं। तो आप z की वैल्यू क्या अज्यूम करेंगे, k अज्यूम करेंगे। क्या अज्यूम करेंगे जी, z की वैल्यू k अज्यूम करेंगे। कोई दिक्कत, कोई डाउट, समझा पक्के में। आप चाहो तो इसको इक्वेशन नंबर 1 भी दे दो, अगर देना चाहो तो। और फिर ऐसा लिखो, फ्रॉम वन
द इक्विवेलेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज, याद है हम लोग वही लिखते थे, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज, यहाँ पे लिखेंगे इक्विवेलेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के बाद हमेशा क्या आता है, इक्विवेलेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। पहला किसका रहता, कॉलम x का, दूसरा कॉलम y का, तीसरा कॉलम z का, आखिरी वैल्यू इक्वल टू कांस्टेंट की रहता। x की वैल्यू क्या है, x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 4। पहला क्या है, x माइनस 2y प्लस z था क्या, x माइनस वाई प्लस 2z, x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 3 क्या आएगा, 0x लिखने की जरूरत नहीं, 2y माइनस z इक्वल टू -3, तो 2y माइनस z इक्वल टू -3। ऐसा करो, जो आपने z की वैल्यू k लिया ना, इसको कर लो इक्वेशन नंबर 2, इसको कर लो इक्वेशन नंबर 3, इसको कर लो जी इक्वेशन नंबर 4। तो फ्रॉम z की वैल्यू कहां से डालेंगे, 2 से, तो फ्रॉम 2 एंड 4 क्या मिलेगा जी आपको, वी गेट 2y माइनस z, z की वैल्यू कितनी है जी, k, तो z की जगह आ गया k इक्वल टू -3। हमको काय की वैल्यू चाहिए, y की चाहिए, तो 2y इक्वल टू, यहाँ पे माइनस के इधर गया तो प्लस के, तो k -3, k का स्वागत करने के लिए -3 पहले से बैठा था, यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, तो y की वैल्यू क्या मिलेंगी, k -3 बाय, क्या मिली जी, y की वैल्यू k -3 बाय 2, इक्वेशन नंबर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपी है, समझा पक्के में। अब आपके पास z की वैल्यू है, आपके पास y की वैल्यू, मैं किसकी वैल्यू निकाल सकता है, x की। कौन कौन सी इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन, z की वैल्यू आएंगी 2 से, x के लिए जो इक्वेशन है वो है 3 एंड y की वैल्यू आएंगी 5 से। वी गेट, क्या मिलेगा जी, चलो बताओ, x माइनस y, y की वैल्यू क्या है, k -3 बाय 2 प्लस 2z, z की वैल्यू कितनी है जी, k इक्वल टू 4। बस अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए इसको ओपन करते हैं और सेपरेट करते हैं। मैं इसको k/2 -3/2 लिख सकता हूँ, हाँ जी लिख सकता हूँ। तो बताइए क्या मिलेगा, x माइनस क्या आएगा, k/2 माइनस इंटू माइनस प्लस क्या आएगा 3/2, ये समझा। इसको लिखा k/2 -3/2, ब्रैकेट होगा ओपन, तो माइनस, जब k/2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस k/2, माइनस इंटू माइनस प्लस 3/2 प्लस 2k इक्वल टू 4 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सबको एक साइड शिफ्ट कर देंगे, है ना। तो बताइए क्या मिलेगा, x की वैल्यू, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या मिलेगा जी, यहाँ पे 2 2 जा 4k माइनस k बाय 2 आएगा, ये समझा। यहाँ पे क्या था, 2k था माइनस k/2 था। यहाँ पे डिवीजन में कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है 1, 2 2 जा 4k माइनस 1 इंटू k बाय 2 1 जा 2 था 4k माइनस k/2। ऐसा डायरेक्ट सॉल्व करना आ जाएगा ना जी आप लोगों को पक्के में, कोई दिक्कत, कोई डाउट, समझ रहा है पक्के में। प्लस 3/2 जैसा था वैसा, इधर प्लस 3/2 इधर गया तो माइनस 3/2 आएगा। यहाँ पे प्लस 3/2 था, इधर गया तो माइनस 3/2। तो बताइए क्या मिलेगा, x प्लस यहाँ पे क्या है जी, 4k में से k गया तो कितना आएगा 3k/2 इक्वल टू 4 2 जा 8, 8 में से 3 गया तो कितना आएगा 5/2 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो बताएं यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेंगे। यहाँ पे प्लस इधर गया तो माइनस, तो क्या लिख सकते हैं 5/2 माइनस 3k/2, दोनों के डिवीजन में क्या है बाय 2, तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट और ऐड हो जाएंगे। तो क्या मिलेगा 5, कौन सा साइन है, माइनस आएगा, 5 माइनस 3k/2, तो ये होगी जी मेरी x की वैल्यू। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो बताइए फाइनल आंसर आप क्या लिखेंगे। मैं फाइनल आंसर यहीं पे लिख देता हूं। Therefore x इक्वल टू 5 माइनस 3k/2, y इक्वल टू, y की वैल्यू क्या थी k माइनस 3/2 एंड z इक्वल टू k इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। क्या है जी हमारा सॉल्यूशन, z की वैल्यू k, y की वैल्यू k माइनस 3/2, x की वैल्यू 5 माइनस 3k/2। अब आप एक चीज बताइए, हमने ऐसा क्यों लिखा था, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है।
आपने क्या बोला, के क्या है जी यहाँ पे, के है यहाँ पे कांस्टेंट, क्या है के यहाँ पे कांस्टेंट, तो के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, के की वैल्यू 0 डाल दो, 0 भी एक कांस्टेंट है, तो क्या आएगा सोल्यूशन, z की वैल्यू 0 आ जाएंगी, के 0 डालोगे तो -3/2 आ जाएंगे, यहाँ पे 0 डालेंगे तो 5/2x हो जाएंगे। आई एक वैल्यू, z की वैल्यू 1 ले लो, 1 आएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, z की वैल्यू 1, के की जगह 1 रखो, -2/2 कितना आएगा -1, के की जगह 1 रखो, 2 में से 3 गया, 5 में से 3 गया तो कितना आएगा 2, 2/2 1, तो उस केस में आएगा 1 -1 1 आएगा। फिर उसका z के की जगह 3 रख दो, 2 रख दो, जो वैल्यू आप z की k की वैल्यू अज्यूम करते जाओगे तो z भी चेंज हो जाएगा, y भी चेंज हो जाएगा, x भी चेंज हो जाएगा, करके हम बोलते हैं ये क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यानी आप k की जितनी वैल्यू लेते जाओगे उतने ज्यादा सॉल्यूशन आपको मिलते जाएंगे। तो उम्मीद है समझा होगा, पक्के में समझा, सच में समझा, किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट, सोपिए समझ रहा है, ये मेरे को तो लगता है यहाँ तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। पहले तो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज, जो क्वेश्चन दिया है उसको लिखिए, फिर उनको लिखिए मैट्रिक्स फॉर्म में, मैट्रिक्स फॉर्म रहता है ax इक्वल टू b के फॉर्म में। ये कौन सा मैट्रिक्स है जी, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। जब आप a:b लेते कौन सा मैट्रिक्स होता है, वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, पहले पूरा मैट्रिक्स a, उसके बाद डॉट 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 मैट्रिक्स b। यहाँ पे जो पहली लाइन रहेंगी वो काय की रहेंगी जी, x की रहेंगी, दूसरा कॉलम काय का रहेगा, y का रहेगा, तीसरा कॉलम काय का रहेगा, z का रहेगा, आखिरी कॉलम काय का रहेगा, कांस्टेंट का। तो आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं x y z इक्वल टू कांस्टेंट, कोई दिक्कत, कोई डाउट। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या बनाना है, पहली वैल्यू इधर 0 बनाना है, दूसरी वैल्यू इधर 0 बनाना है, बना लिए, कोई दिक्कत, ये करना आ जाएगा पक्के में। उसके बाद हम जनरली यहाँ पे 1 बनाते हैं, यहाँ पे 0 बनाते हैं, लेकिन हम फ्लेक्सिबल है ना, हमको दिख रहा है यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, 2 से मल्टीप्लाई करके काट दो तो कट जाएगा, यहाँ पे -1 है -2 है, 2 से मल्टीप्लाई करके कर दो तो कट जाएगा, -3 -6 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कट जाएगा, यानी एक ही लाइन में मैं पूरा का पूरा काट सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे बेवकूफी जैसा 1 बनाऊंगा क्या, नहीं, मैं क्या करूंगा यहाँ पे पूरे 0 बना लूंगा, कैसे, r2 चेंजेस टू r2 - 2 टाइम्स r3, 2 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करो और सब्ट्रैक्ट कर दो तो वैल्यू कैंसिल, तो 4 में से 4 गया 0, -2 में से -2 गया 0, -6 में से -6 गया 0, बन गया जी पूरा 0। अब मैंने जो पढ़ा था उस हिसाब से पहली रो आती, फिर उसके बाद पहली वैल्यू में 0 आता, उसके बाद दूसरी रो आती, तीसरी वैल्यू में 0 आता, उसके बाद जाती, ऐसा ऐसा जाते जाता है ना। तो मैं क्या करूंगा, ये दोनों रो को कर दूंगा इंटरचेंज, तो r2 इंटरचेंज विथ r3, तो क्या मिलेगा 1 - 1 2 4 0 2 -1 -3 0 0 0 0। याद रखना जो सबसे आखिर में हमेशा वाली रो को लिखना जहां पे पूरी वैल्यू 0 आ जाए, वो तो हमेशा सबसे आखिर में ही लिखना, ठीक है। जो भी 0 रही, जो भी 0 रो रही वो कहां पे आएंगी, सबसे आखिर में, कहां पे लिखेंगे जी, आखिर में, ठीक है, वो आखिर है, AKHIR, कहां पे लिखेंगे जी, उसको आखिर में लिखेंगे, कोई दिक्कत, कोई डाउट। अब मैं ऐसे सिमिलरली आप लिख लोगे मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए क्या रहता है, ये बी को गोली मारो, क्या आ जाएगा 1 -1 2 0 2 -1 0 0 0, कोई दिक्कत, कोई डाउट। अब आप देखो पाइवट एलिमेंट कौन सा रहता, पहली वाली वैल्यू आ गई है ना, उसके नीचे 0 आ गया तो वो बन जाएगा पाइवट एलिमेंट। दूसरा वैल्यू पाइवट एलिमेंट कब बनेगा, जब उसके लेफ्ट में और अगर नीचे कोई रो है तो वहां पे भी क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो इसके लेफ्ट में और नीचे दोनों जगह क्या है, 0 है। अगर यहाँ पे सपोज 0 की जगह रहता 1, तो यहाँ पे नीचे कोई भी एलिमेंट है क्या, नहीं, तो नीचे देखना क्या, नहीं, कहाँ पे देखना, लेफ्ट में, लेफ्ट में 0 है, हाँ जी पूरे वैल्यू 0 है, तो ये कौन सा बन जाता है, एक पाइवट एलिमेंट। लेकिन यहाँ पे पाइवट बन रहा क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पूरी वैल्यू 0 है, तो कौन सी रो हो गई है, 0 रो हो गई। रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या रहता है जी, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इक्वल टू नंबर ऑफ पाइवट एलिमेंट। यहाँ पे कितनी नॉन जीरो रो है, पहली नॉन जीरो है, दूसरी नॉन जीरो है, तीसरी तो 0 रो है, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स A is to B, यानी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक कितना हो गया, 2। यहाँ पे भी देखो आखिरी रो कौन सी है, 0 रो है, तो नॉन जीरो रो कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 2, तो आपको रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए भी कितना मिल गया, 2। तो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए इक्वल है रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए से, यानी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स से। तो हमारी सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसे हो गई, कंसिस्टेंट हो गई। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, 3, और 2 छोटा है 3 से, यानी रैंक ऑफ मैट्रिक्स ऑगमेंटेड मैट्रिक्स रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स से छोटा है नंबर ऑफ वेरिएबल से। जब भी नंबर ऑफ वेरिएबल से छोटा हो जाएगा तो यहाँ पे कितने सॉल्यूशन होंगे जी, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, कोई दिक्कत, कोई डाउट। सो पीए समझा पक्के में। अब ये वाली लाइन अगर लिखना आ जाए आपको, वेल एंड गुड, नहीं आया तो टेंशन लेने की जरूरत है क्या, नहीं, आगे जाके पक्के में आपको लिखना आ जाएगा। और वैसे ये लाइन लिखना जरूरी भी रहता है क्या, नहीं, आपको लेट z इक्वल टू k से भी आप चालू कर सकते हैं।
तो मास्टर ने अलाइन क्यों लिखाया? आपका इंप्रेशन बनाने के लिए, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ किस चीज के लिए? इंप्रेशन बनाने के लिए। और कोई चीज है और कोई मकसद है क्या इसका? नहीं। क्या बता रहा मैं? पहली रो हमेशा काय की रहती? एक्स की। दूसरी रो हमेशा काय की रहती? वाई की। तीसरी रो हमेशा काय की रहती? जेड की। पाइवट एलिमेंट कौन सा रहता है? जिसके सामने की जो वैल्यू रही वो हमेशा पूरी क्या होनी चाहिए? 0। यहाँ पे इसके सामने कोई भी वैल्यू है क्या? नहीं, लेकिन यहाँ पे नंबर बरोबर बन गया, तो ये क्या बन गया हमारे लिए? पाइवट एलिमेंट। इसके सामने वैल्यू है क्या? हाँ जी है, वो क्या बन गया? 0। तो ये कौन सा एलिमेंट हो गया? पाइवट एलिमेंट। यहाँ पे देखो पूरी वैल्यू 0 है, लेकिन यहाँ पे कोई भी नंबर प्रेजेंट है क्या? नहीं। अगर यहाँ पे अभी 0 के जगह मैं 1 लिख दूं, 0 की जगह क्या लिख दूं? 1 लिख दूं, तो देखो यहाँ पे पूरी वैल्यू कैसी है? 0। यहाँ पे क्या बन गया? 1। तो ये क्या बन जाता है मेरे लिए? पाइवट एलिमेंट। समझ रहा? पाइवट एलिमेंट कैसे देखना? पाइवट एलिमेंट देखने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप रो देखते जाओ, रो में देखो इसके सामने कुछ भी था क्या? नहीं। तो ये पहला वैल्यू तो मेरे लिए क्या बन गया? पाइवट एलिमेंट। पहला एलिमेंट तो हमेशा क्या रहता? पाइवट एलिमेंट। उसके नीचे देखना, उसके नीचे वाली रो में अगर एक ऐसा नंबर है जिसके सामने पूरे नंबर 0 है, तो वो क्या बन जाएगा? पाइवट एलिमेंट। अगर मैं यहाँ पे लिखता 0 0 0 -3, तो यहाँ पे -3 भी क्या बन जाता? पाइवट एलिमेंट। समझा? अगर यहाँ पे -2 की जगह होता 0, यहाँ पे भी होता 0, तो क्या बन जाता? 0 0 -3। तो यहाँ पे -3 को मैं क्या बोलता? पाइवट एलिमेंट बोलता। समझ रहा? तो यहाँ पे पाइवट एलिमेंट कहाँ पे? पहले कॉलम में दिख रहा, दूसरे कॉलम में दिख रहा, तीसरे चौथे कोई भी कॉलम में दिख रहा क्या? नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे पहला कॉलम और दूसरा कॉलम, ये दोनों में पाइवट एलिमेंट है। पहला कॉलम किसका रहता? एक्स का। दूसरा कॉलम किसका रहता? वाई का। तो जिस पे भी पाइवट एलिमेंट रहा उसको हम बोलते हैं बेसिक वेरिएबल। क्या बोलते हैं उनको? बेसिक वेरिएबल। और जिस पे भी पाइवट एलिमेंट नहीं रहा उसको हम कौन सा वेरिएबल बोलते हैं? फ्री वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल बोलते हैं? फ्री वेरिएबल। तो आप लिखेंगे सिंस द पाइवट एलिमेंट आर प्रेजेंट इन फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम देयरफॉर एक्स एंड वाई आर बेसिक वेरिएबल एंड जेड इज फ्री वेरिएबल। तो जो भी फ्री वेरिएबल है उसको फ्री रखो, कोई भी नंबर ले लो। तो लेट z इक्वल टू के। फ्री वेरिएबल का मतलब समझ रहा है? उसकी वैल्यू और किसी पे डिपेंड नहीं करती, उसको जो वैल्यू मिल जाए उस पे बाकी पूरे बेसिक वाले डिपेंड करेंगे। समझ रहा है? तो z की वैल्यू हमने क्या ले लिए? k ले लिए। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इक्विवेलेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या आएंगे? फ्रॉम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को मैंने 1 लिख दिया। इक्विवेलेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या आएगा? x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 4, 0x प्लस 2y माइनस z इक्वल टू -3, और 0 0 0 है तो लिखने की जरूरत है क्या? नहीं। तो आया x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 4, 2y माइनस z इक्वल टू -3। z की वैल्यू क्या है जी? k। z की जगह लिख दो k, तो यहाँ पे आया माइनस के इक्वल टू -3, यहाँ पे माइनस के इधर गया तो प्लस के, तो 2y की वैल्यू है k -3। हमको y की चाहिए, 2 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, तो क्या आएगा? k -3/2। अब हमारे पास y की वैल्यू, हमारे पास z की वैल्यू, x निकाल लो। y की वैल्यू क्या है? -k -3/2, माइनस वाई की जगह लिख दो प्लस 2 टाइम्स के आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? ब्रैकेट को करो ओपन, माइनस साइन जाएगा ब्रैकेट के अंदर, याली स्टेप समझी ना? -k -3/2 ऐसा लिखा हुआ है वो, तो इनको सब्सटीट्यूट करो, तो ऐसा कर सेपरेट करो, k/2 -3/2 ब्रैकेट होगा ओपन, तो माइनस इंटू k/2, माइनस इंटू माइनस प्लस 3/2 प्लस 2k इक्वल टू 4। दोनों को एक साथ सॉल्व करो, तो 2k माइनस k/2, 2 2 जा 4k, 4k में से k गया तो आएगा 3k/2 आएगा। यहाँ पे प्लस 3/2 इधर गया तो माइनस 3/2, 4 2 जा 8, 8 में से 3 गया तो जी 5/2। कोई दिक्कत? यहाँ पे प्लस इधर गया तो माइनस, तो क्या मिलेगा? 5/2 माइनस 3k/2, दोनों के डिवीजन में 2 है, तो क्या लिखेंगे? x की वैल्यू 5 माइनस 3k/2। फाइनल आंसर क्या आएगा? देयरफॉर x इक्वल टू 5 माइनस 3k/2, y इक्वल टू k माइनस 3/2 एंड z इक्वल टू k इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे k की वैल्यू चेंज होंगी वैसे वैसे y की वैल्यू चेंज होंगी, वैसे वैसे x की वैल्यू चेंज होगी। उम्मीद है यहाँ तक सबको समझाऊंगा, तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखेंगे। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो। अगर कोई भी डाउट आता है तो मेरे इंस्टाग्राम के आईडी पे मेरे को कमेंट करके पूछो, इंस्टाग्राम के आईडी में मैसेज करके पूछो, ठीक है? और चाहो तो यहाँ पे भी कमेंट करके पूछ सकते हो। आपको अगर कोई भी डाउट रहता है, अगर आपको शर्म आती है सबके सामने पूछने में, तो इंस्टाग्राम पे मैसेज डाल देना, मैं रिप्लाई कर देता हूँ, हार्डली 1-2 दिन के अंदर तो कर ही देता हूँ। कोई दिक्कत, कोई डाउट? यहाँ तक पक्के में समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, जितने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते, जितने ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ा सकते, कोशिश कीजिए सब्सक्राइबर बढ़ाने की। हमारे आपका ही चैनल है, आपको मेहनत करना पड़ेगा सब्सक्राइबर बढ़ाने को। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ते रहिए, रिविजन इज द की। चाहे आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं, चाहे आप मेरे से
आपका मैथ्स ऑप्शनल पढ़ रहे हैं। दोनों चीज़ों को, जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं, प्लीज़ थोड़ा सा रेगुलर रहिए, रेगुलर रिवीजन रखिए। जितनी ज़्यादा रेगुलरिटी रहेंगी आपकी पढ़ाई में, उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको होगा। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझाऊंगा। चलिए हम मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।